फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर 16 मोमेंट एंड रिवोल्ट्स, और इस क्लास में हम लोग करेंगे पीजेंट्स मूवमेंट। इससे पहले क्या किए थे हम लोग, लेक्चर 15 में क्या किए थे हम लोग, ट्राइबल मूवमेंट। इसमें बहुत सारा ट्राइबल का मूवमेंट, संथाली देखे, सन्यासी देखे, नहीं सरितुल्ला का वो भी देखे थे, फिर फराजी मूवमेंट भी देखे थे, दादू मियान का, और इस तरह बहुत सारे देखे हम लोग। ताना भगत का भी देखे थे, ताना भगत, जतरा भगत, सो इम्पॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हम लोग इंटायरली फोकस करने जा रहे हैं पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में। तो देखो एज यूजुअल सिलेबस देख सकते हो, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हमको दिख रहा है वो क्या, वो मूवमेंट एंड रिवोल्ट्स, उसी में एक टॉपिक ये भी है, समझ गए ना। हाँ बच्चे लोग गौर से देखना, जो एरा ऑफ क्राउन जो लिखा गया 1858 से लेकर 1947 तक, और सेकंड देखोगे तो बिफोर 1885 रीजनल एसोसिएशन लिखा गया है वहाँ पे। ये हम करवा दिए हैं बहुत सारा चीज़। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोग पढ़े ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो ये सब टॉपिक वहीं का है एक्चुअली, समझे, वही टॉपिक है। बाद में हम लोग 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस देखेंगे, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज कर जाता है। क्योंकि तुम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोल सकते हो, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इतना हावी है उस मूवमेंट में, समझ गया। इनफैक्ट तुमको आज पीजेंट्स मूवमेंट में भी कांग्रेस का रोल समझ में आएगा। चलो, तो अभी तक क्या क्या कवर किए हैं स्टूडेंट्स हम लोग, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कवर, ट्राइबल मूवमेंट्स कवर। तो क्या क्या बचा है, पीजेंट मूवमेंट बचा हुआ है, रिवोल्ट ऑफ 1857 बचा है, और लेफ्टिस्ट एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट, एक ही चीज़ है वो, समझ गए ना। तो इस तरह हमारा मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। चलो शुरू करते हैं पीजेंट्स मूवमेंट। हाँ, पीजेंट मूवमेंट समझना है तो भारत का परिस्थिति समझना पड़ेगा कि अंग्रेज के टाइम में भारत का परिस्थिति क्या था, स्पेशली किसान लोग का क्या स्थिति था। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज तो भारतीय का कोई भला तो नहीं करने जा रहा है, वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा, किसान भी उसमें ही आएंगे, है ना। जितने भी सेक्शंस ऑफ पीपल है सबको दुख पहुंचा है ब्रिटिश ने, चाहे वो अपना पॉलिसी से हो, कोई लैंड सेटलमेंट, आज पढ़ोगे इस क्लास में भी कि कितने अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट थे, तो उससे ब्रिटिश का प्रोग्राम और पॉलिसी भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीगेरियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रेरियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वो पूरा बर्बाद हो गया, समझे, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों, कैसे बर्बाद हो गया, क्योंकि किसान से यदि तुम लगान लोगे, टैक्सेस लोगे, किसान को फोर्सफुल करोगे, दूसरी बात है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गया आपका। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गया तो जितने भी वर्कर्स हैं फिर वो किसान बन के ही जाएंगे अपने खेती में, तो वहाँ पे बर्डन बढ़ जाएगा, वहाँ पे हिडन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो ये जो इम्पोविशमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलिज्म है इंडियन पेजेंट्री का, ये क्या है, किस लिए हुआ है, ये ब्रिटिश के अपने प्रोग्राम और पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, इम्पोविशमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बेघर कर देना, गरीब कर देना, समझे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि निकाल देना, समझे। एंड पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी बना देना, गरीब बना देना। तो तीनों का मीनिंग एक ही है कि गरीब बना दिया आप उसको, समझ पा रहे हो ना। स्थिति बहुत खराब। अब बताओ, टेनेंट्स वर्कर, टेनेंट्स फार्मर्स, और टेनेंट्स फार्मर के ऊपर ज़मींदार का जानते हो ना क्या कंट्रोल था। ज़मींदार फोर्सफुली टैक्स मांगते थे, और इनफैक्ट ज़मींदारी जो सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया है ब्रिटिश ने। जो पहले ज़मींदार परमानेंट हुआ करते थे, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, उसको भी, उसमें भी सनसेट क्लॉज लगा दिया कि अब ज़मींदार परमानेंट नहीं होगा, जो रेंट देगा, जो टैक्स कलेक्ट करके देगा, उसी को ज़मींदारी राइट्स मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बताओ, ज़मींदार के लिए भी ऑप्शन होता था। इजादारी सिस्टम पढ़ोगे अभी थोड़ी देर में। देखो हमारे भारत में ना जजमानी सिस्टम रहा है शुरू से। जजमानी सिस्टम का मतलब क्या होता है, फार्मर्स और ज़मींदार ये दोनों का रिलेशन बहुत बेहतरीन रहा है ब्रिटिश आने से पहले, इसको बोलते हैं जजमानी सिस्टम। फार्मर्स को यदि कोई भी इनपुट चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, सीड्स चाहिए, तो जो ज़मींदार है वो दे देता था, और जैसे प्रोडक्शन हुआ तो जो भी आया, जो भी टैक्स बनता था तो फार्मर दे देगा ज़मींदार को।
तो इस तरह का रिलेशन था, और बहुत ही होम रिलेशन कह सकते हो। कोई वहाँ पे तुमको कंट्रोलिंग चीज़ नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे कोई गलत चीज़ होते हुए नज़र नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, कोई दबाव नहीं नज़र आएगा वहाँ पे। बट क्या हुआ, ब्रिटिश आते आते ये सिस्टम चेंज हो गया, जजमानी सिस्टम चेंज हो गया। तो जो जजमानी सिस्टम था वो कई गुना बेहतर सिस्टम था एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लैंड सेटलमेंट। आया समझ में ये चीज़? तो देखो क्या लिखा गया है, वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट स्ट्रक्चर ड्यू टू, यानी कि जो पहले जो एग्रीकल्चर जो व्यवस्था था जजमानी सिस्टम, वो चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ, किस रीजन से हमारे फार्मर्स पोअर हो गए, किस रीजन से हमारे फार्मर्स अपने ज़मीन से बेघर हो गए, किस रीजन से हमारे फार्मर्स बेघर हो गए, यानी कि बेकार कर रहा है वो लोग, वो बॉन्डेड लेबर बन गया अपने ही खेत में, अपने ही ज़मीन पे। क्या कारण है? वही ब्रिटिश का जो कॉलोनियल जो टिंज पॉलिसी है, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाता है ब्रिटिश, सब में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा उसका। सही बात है ना? कोई भी पॉलिसी बनाया है ब्रिटिश ने, और हर पॉलिसी में तुमको ब्रिटिश का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट दिखेगा, अपना निजी स्वार्थ दिखेगा उसके अंदर ब्रिटिश का। तो एग्रीकल्चर में भी दिखा है। दूसरा क्या है कि हम लोग का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो पूरा बर्बाद कर दिया ना ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश देखो 1715 में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है ना, 1800 आते आते तो बहुत ज़्यादा ही हो गया बेटर। तो इंडिया मेरली इम्पोर्टिंग कंट्री बन गया। बताओ, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, केवल रॉ मटेरियल भेज रहा है, अब फिनिश प्रोडक्ट वहाँ से आ रहा है। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बर्बाद होगा ही होगा। वहाँ जो लोग काम कर रहे होंगे वो लोग कहाँ जाएंगे लौट के? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में पहले से लोग हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यदि एक हेक्टर में 2 आदमी काम कर सके, तो एक हेक्टर में 2 आदमी नहीं 20 आदमी काम कर रहा था, 18 आदमी तो अनएम्प्लॉयड ही है। आपको दिखता है कि एम्प्लॉयड है, मैं एम्प्लॉयड नहीं हो रियल सेंस में। ये परिस्थिति, वही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो रीन हुआ है, जो बर्बाद हो, उसी की वजह से ओवर क्राउडिंग हो गया लैंड पे, एग्रीकल्चर पे। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये बताएंगे तुम लोग को। परमानेंट सेटलमेंट, मालबाड़ी सेटलमेंट, रोतबाड़ी सेटलमेंट, सब ब्रिटिश का टैक्टिस था। एजादारी सेटलमेंट, समझ में आओ, जो पूरा फ्लॉप किया है, बहुत सारा सेटलमेंट फ्लॉप हो गया ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का ये जो जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आया है ब्रिटिश, सब में कॉलोनियल टेंज था, सब में वेस्टेड इंटरेस्ट था ब्रिटिश का, समझे। और दूसरी बात है, देखो संस्था भी ब्रिटिश का, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो सिस्टम, चाहे जितना भी जुडिशियल सिस्टम हो, सब ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहा था, सब पुलिस को ही सपोर्ट कर रहा था, सब जमींदार को ही सपोर्ट कर रहा था। तो रहा क्या? बस फार्मर्स के पास, पिजन के पास रहा एक मूवमेंट, रिवोल्ट। क्या कर सकता है? हमने इससे पहले भी ट्रैवल में यही देखे थे। तो पूरा जब तंत्र ही लग जाए किसी को बर्बाद करने में, तो क्या करेगा लोग? सब मूवमेंट करेगा, रिवोल्ट करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, सब में तुमको वेस्टेड इंटरेस्ट नज़र आएगा। देखो अभी यदि सरकार कुछ गलत काम करे लोगों के साथ, तो आदमी अप्रोच कर सकता है ना, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी हाल फिलहाल का जो न्यूज़ है, ये जो डिबेट का भी बहुत अच्छा इशू हो सकता है, कांवड़ यात्रा जो निकल रहा है हरिद्वार में, तो योगी जी के सरकार ने लगा दिया ना पाबंदी कि जो भी होंगे सेलर्स होंगे, जो दुकानदार होंगे, वो अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे। देखो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया वो, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो कारण क्या है इसका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है इंसान को देखने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को देखने के लिए, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को देखने के लिए। तुम क्या लगता है कि ये व्यवस्था उस समय प्रेजेंट होगा? नो, हर एक चीज़ ब्रिटिश के पक्ष में ही होगा। तो ऐसे केस में क्या करेगा लोग सब? ऐसे केस में फार्मर कहाँ जाएगा? तो परिस्थिति कुछ ऐसा है विद्यार्थी लोग, समझ गए ना, एग्रीगेट डिस्ट्रेस। आगे देखो, तो थोड़ा देखते हैं क्या स्थिति था। पीजेंट देखो, जमींदारी एरिया में, जहाँ जहाँ जमींदारी एरिया था, यानी कि जहाँ पे उसके ऊपर जमींदार थे, ठीक है। अब जमींदार रहने का मतलब क्या है कि वो हाई रेंट मांगेगा, रेंट लेगा, इलीगल लेविस लेगा, अलग फालतू का वो टैक्स लगाएगा। आर्बिट्री इविक्शन, मतलब यदि ठीक से तुम टैक्स नहीं दे पाया, फार्मर टैक्स नहीं दे पाया, तो उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। समझ पा रहे हो ना? और अनपेड लेबर, काम मजदूरी करवा रहा है, उसको कुछ पैसा ही नहीं दिया जा रहा है, उसको जो इसको हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं, बेगार सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा था फार्मर्स लोग जमींदारी एरियाज में, जहाँ पे जमींदार एरिया को कंट्रोल करके रख रहे थे। समझ पा रहे हो विद्यार्थी लोग? ये हो गया। हाँ, अब बेचारा देखो, जब देखो उसको
फार्मर्स को हाई रेंट देना है, इलीगल लेवीज देना है, आर्बिट्री इविक्शन हो सकती, यदि वो रेंट नहीं दे टाइम पे, टैक्स नहीं दे टाइम पे, तो उसको अपना ज़मीन से निकाला जा सकता है। वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, तो फार्मर्स तो ओवरबर्डन हो गया ना। फार्मर को खूब प्रेशर है और पैसा देना है, ज़मींदार को पैसा देना है, तो कहाँ जाएगा? साहूकार के पास जाएगा ना, यानी कि मनी लेंडर के पास जाएगा। अब मनी लेंडर जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज लगा देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ब्याज लगा देगा। तो तुम लोगों को नहीं लगता कि पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएगा फार्मर्स सब? बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। देखो, तो मनी लेंडर के पास अप्रोच करेगा, हाँ, मनी लेंडर वही हाई इंटरेस्ट लगाएगा। और दूसरी बात है कि यदि नहीं चुका पाया पैसा तो लैंड ले लेगा, लैंड ले लिया, कुछ कैटल भी ले लेगा, कैटल भी तो एसेट ही है। तो फार्मर्स के पास क्या बचा? फार्मर के पास जो ज़मीन था, जिस ज़मीन के लिए पैसा लिया था उसने कि सीड्स लगाए या ज़मींदार को दे, बताओ, इधर मनी लेंडर वो उसका ज़मीन ले लिया दूसरे तरीके से। तो फार्मर का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ज़मींदारी एरियाज में भी? दूसरा देखते हैं ब्रिटिश का एक पॉलिसी, रोथबारी एरियाज। रोथबारी के एरियाज का मतलब, रोथबारी, रोथ मतलब होता है पीजेंट, रोथ का मतलब होता है पीजेंट, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश और फार्मर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में इंटरमीडिएट्स नहीं है, ज़मींदार लोग नहीं है बीच में, डायरेक्ट कनेक्शन। अभी थोड़ी देर में समझोगे, जब परमानेंट सेटलमेंट समझोगे तो ये भी समझ जाओगे। अब फिलहाल के लिए समझो स्टूडेंट, रोथबारी एरियाज का मतलब क्या कि जहाँ पे फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो टैक्स बनेगा डायरेक्ट किसको देगा? वो ब्रिटिश को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, अनलाइक जमींदारी एरियाज। अब यहाँ पे देखो, रोथबारी का भी बताऊंगा सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या था कि बहुत ज़्यादा ही रेंट था, बहुत ज़्यादा ही टैक्स था उसका। हाँ, गवर्नमेंट देखो बहुत हाई रेवेन्यू लेती थी। जब गवर्नमेंट भी हाई रेवेन्यू लेगी तो क्या करेगा फार्मर? फिर जाएगा फार्मर के ऊपर फिर ओवर बर्डन, और फिर वो साहूकार से पैसा मांगेगा। तो यानी कि ज़मींदारी एरियाज में ही फंसे बुरी तरीके से। और जो रोथबारी एरियाज है जहाँ पे सरकार दे रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है कि तुम ठीक है खेत में काम करो, तो वहाँ पे भी तो टैक्स तो बहुत लिया जा रहा है। तो मोर और लेस दोनों का स्थिति सेम ही है, और जो मरा रहा है, जिसका परिस्थिति खराब है, वो किसान ही है। समझ आ गया ना स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पे, तो ये सब रीजन के वजह से, चाहे ज़मींदारी एरियाज में प्रॉब्लम हो, चाहे रोथबारी एरियाज में प्रॉब्लम हो, इसके वजह से जो बेचारा कल्टिवेटर्स सब है, जो फार्मर्स सब है, देखो टेनेंट्स बन गए। बताओ, अपना ही खेत, अपना ही ज़मीन पे वो मजदूर बन के रह गए। हाँ, शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबरर्स, देख रहे हो ना, ये परिस्थिति हो गया क्योंकि ज़मीन बेचना पड़ा जी। समझे, ज़मीन बेचना पड़ा, टैक्स नहीं दे पाए, ज़मीन बेचना पड़ा, दूसरे के ज़मीन पे काम करना पड़ा, ये परिस्थिति। तो समझ पा रहे हो ना? हाँ, अब इस तरह का जो इनटॉलरेबल कंडीशन है, जहाँ पे किसान का इतना बुरा परिस्थिति हो गया, किसान क्या करेगा? किसान रोबरी करेगा, किसान डकैती करेगा, क्या उसको खोने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, पेट तो भरना है ना जी। काहे का एथिक्स? फिर जब आपको 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल पा रहा है, काहे का एथिक्स? फिर वही किसान जो बेचारे सीधे सपटे लोग सब रोबरी डकैती पे उतर आएंगे। अब जब ये लोग डकैती या रोबरी पे उतर आएंगे तो ब्रिटिश क्या है, एक्ट पास कर देगा कि ठग्स के लिए, ठग्स को कर्व करने के लिए ये एक्ट है, रोबरी को कर्व करने के लिए ये एक्ट है। फिर कन्फ्लिक्ट होगा, तो ना किसान इधर का ना उधर का। हालांकि रोबरी करना अच्छी बात नहीं है, डकैती करना अच्छी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जब ये लोग लास्ट, इन लोगों के पास जो ऑप्शन बचा डकैती और ये करने का, तो वहाँ पे भी तो ब्रिटिश लगाम लगाएगा ही लगाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के चक्कर में। तो कितना बार क्लैश हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? बहुत बार क्लैश देखने को मिलेगा तुम लोग को। आगे देखो, तो बच्चे लोग ये समझना कि आखिर इंडियन इकोनॉमी का डिवेलपमेंट कैसे हुआ। इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारा है, उसका बुरा परिस्थिति क्यों आया। तो इसके लिए हमें समझना है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश के टाइम में क्या क्या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, और सभी पॉलिसी में कह सकते हो कॉलोनियल टिंज है, TINGE। कॉलोनियल टिंज का मतलब क्या? वेस्टेड इंटरेस्ट है, निजी स्वार्थ है ब्रिटिश का। जैसे एग्जाम्पल देखो, इजादारी सिस्टम जो कि वॉरेन हस्टिंग ने लाया था, वही वॉरेन हस्टिंग जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया है, जिसने डुअल सिस्टम को ख़त्म किया है। उसका फिर जमींदारी सिस्टम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तुम लोग को पता होगा बढ़िया से, समझे ना? उसका होल्ड मैकेंजी, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है, 3rd एंग्लो मैसूर वार में एक्टिव था, जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हार के इधर आया था, 3rd एंग्लो मैसूर वार में ये इन्वॉल्व था। 4th एंग्लो मैसूर वार में कौन
इन्वॉल्व था, वो लॉर्ड वेलेस्ली, याद है ना, और उसके ब्रदर भी थे आर्थर वेलेस्ली। एनीवे, तो जमींदारी सिस्टम देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए, महलवाड़ी सिस्टम होल्ट मैकेंजी लेके आए, और जो रोतवाड़ी सिस्टम है उसमें दो आदमी का नाम है थॉमस मुनरो एंड रीड। थॉमस मुनरो जानते हो, ये भी बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो शख्सियत तुमको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यही लोग को जाता है क्रेडिट कि अलग अलग इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट सिस्टम लाया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। बहुत सारा फ्लॉप हुआ, और ऑल टुगेदर देखो चारों को देखोगे तो किसान का तो बहुत बुरी तरीके से शोषण होने जा रहा है, समझे ना। देखो जैसे एग्जांपल देखो इजादारी सिस्टम, मैंने क्या बोला कि शुरू में इंडिया का अपना ही स्टाइल था जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में क्या होता था, फार्मर और ज़मींदार के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन, घर का रिलेशन था। ज़मींदार फार्मर को जो चीज़ चाहिए ज़मींदार दे देगा, जैसे फार्मर का अपना कल्टीवेशन हो गया, जो भी टैक्स हो वो आराम से दे देगा। अब बहुत अच्छे से मान लो कि डिस्ट्रेस हुआ, फेमिन हो गया, इरिगेशन ठीक से नहीं हुआ, तो उस केस में ज़मींदार समझता था इस बात को, समझ रहे हो ना। बट देखो अभी यहाँ पे देखो इजादारी सिस्टम। अब इजादारी सिस्टम क्या कि पहला लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी कह सकते हो कि पहला लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है ब्रिटिश का, समझे। टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या है कि इसका कुछ साल होगा, ठीक है, कुछ ज़मींदार को दिए जाएंगे। अब इसके लिए ऑक्शन होगा, ऑक्शन नीलामी होगा, एक ज़मीन को बेचा जाएगा, और जो सबसे हाईएस्ट बिडर है वो खरीदेगा और वो बनेगा ज़मींदार। तो देखते हो ज़मींदार बनने का प्रक्रिया भी अलग हो गया। पहले ज़मींदार तो जनरेशन टू जनरेशन चल रहे थे, अब क्या है कि ब्रिटिश ने सब लैंड ले लिया अपने हाथ में, और ज़मींदारी के लिए वो ऑक्शन कर रहा है कि कौन ज़मींदार बनेगा। जाहिर सी बात है, वो आदमी जो ज़्यादा बिडर होगा, जो बड़ा बिडर होगा, जो ज़्यादा पैसा देगा ज़मीन के लिए, वो ज़मींदार बनेगा। और ज़मींदार का काम क्या है, ज़मींदार का काम है कि किसान से पैसा वसूलना, समझ पा रहे हो ना। ये स्थिति देखो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश ऑक्शन करेगा, हाँ, और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा वही क्या बनेगा, ज़मींदार बनेगा, वही क्या बनेगा, इजादार बनेगा। तो ज़मींदार मतलब इजादार, सेम वर्ड है, मीनिंग सेम है, बट ऑक्शन सिस्टम से बनेगा, ये नीलामी से बनेगा। ये आ रहा है समझ में बच्चे लोग। अब यहाँ देखो टू वे कनेक्शंस कैसे, तो अब देखो बच्चे लोग, जो इजादार है, जो हाईएस्ट बिडर है, उसको ही पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो वो क्या करेगा, देखो वो मिड वे है, बीच में, जैसे बोलते हैं बिचौलिया, मिडल मैन है वो ब्रिटिश के साथ भी लिंक है और पीजेंट के साथ भी लिंक है। तो पीजेंट से, शॉपकीपर से, मर्चेंट से क्या करेगा, टैक्स उठाएगा। कौन उठाएगा, इजादार, ज़मींदार, और पैसा किसको दे देगा, वो इंग्लिश को दे देगा। समझ रहे हो बच्चे लोग। तो देखो एक तो पहले बिडर के रूप में दिए पैसा, पहले ज़मीन खरीदने के लिए गए उसके लिए पैसा दिए, अब जो टैक्स उठाओगे तो कुछ पोर्शन ऊपर भी जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ज़मींदार हुआ, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि एक तरह से टेंडर है। टेंडर समझते हो ना, टेंडर कैसे होता है, टेंडर कि कोई भी चीज़ आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए खरीदते हो, अब लेता है, फिर यू हैव टू गिव टैक्स ऑल्सो। यहाँ पे क्या कि टैक्स भी देना है, एक बार ज़मीन का दाम भी दे दिए, टैक्स भी देना, और यदि आप ठीक ठीक टैक्स नहीं दोगे तो फिर सनसेट क्लॉज के हिसाब से फिर आपका जो इजादारी जो क्लेम है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ज़मींदार भी रियल ज़मींदार नहीं है, ज़मींदार का भी पावर कभी भी घट सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो शुरू में ये व्यवस्था 1 साल के लिए किया गया, फिर देखा कि 1 साल में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फिर 5 साल के लिए किया गया, और फिर 5 साल से फिर 1 साल कर दिया गया। तो इसका मतलब क्यों 1 साल, फिर 5 साल, फिर 1 साल, यानी कि असेसमेंट किया जा रहा है, समझे ना। असेसमेंट के लिए, असेसमेंट समझ रहे हो ना, देखने के लिए कि 1 साल में कितना पैसा आ सकता है इस ज़मीन पे, कितना, क्योंकि 1 साल में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसके हिसाब से पैसा जोड़ेगा ये लोग। तो शुरू में 1 साल के लिए असेसमेंट हो रहा था इस इजादार वाला लैंड में, फिर बोला है कि नो, इसमें डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, चलो 5 साल में करते हैं। फिर लगा कि नहीं, रेवेन्यू ऊपर नीचे हो रहा है, फिर 1 साल कर दिया गया। मतलब लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी लैंड असेसमेंट के लिए, समझे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, असेसमेंट किया फ्रॉम एनुअल टू 5 ईयर्स, अब फिर एनुअल हो जाए, 1 साल से फिर 5 साल, फिर 5 साल से 1 साल, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं था इसमें। तो इजादारी सिस्टम कोई पूछेगा तो बता दोगे ना स्टूडेंट, इसमें क्या है। कहोगे सर शॉपकीपर से क्यों टैक्स लेगा, अरे ज़मीन दे रहा है, टैक्स दे रहा है ना शॉपकीपर को भी रहने के लिए, वहाँ पे दुकान खोलने के लिए। मर्चेंट जो बनिया क्लास होगा तो उसके लिए भी तो फैसिलिटी मिल रहा है, तो ज़मींदार कलेक्ट करेगा उस जगह का टोटल।
अब यहाँ पे देखो तो असर क्या हुआ, इम्प्लीकेशंस क्या हुआ इजादारी सिस्टम का। तो ज़मींदार के लिए देखो दोनों को नुकसान हो गया, ज़मींदार को भी नुकसान, इंग्लिश कंपनी को भी नुकसान, और पीजेंट तो गया ही गया, सब का बर्बादी हो गया इसमें। ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा ब्रिटिश का। एग्जाम्पल देखो, ज़मींदार कभी भारत में हेरिडेटरी राइट्स हुआ करता था, दादा का ज़मीन है तो बेटा का होगा, फिर बेटा का होगा तो फिर पोता का होगा, यही था जी। तो ये पहले हेरिडेटरी राइट्स हुआ करता था। अब क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब वो ज़मींदार कॉन्ट्रैक्टर बन गया कुछ साल के लिए, और यदि वो इतना रेवेन्यू यदि ब्रिटिश को नहीं देगा तो उसको सनसेट क्लॉज के हिसाब से हटाया भी जा सकता है इजादार से। तो यानी कि जो आपका ज़मींदार वाला जो सिस्टम भारत में जो शुरू से चल रहा था परमानेंट वाला चीज़, वो ख़त्म हो गया। तो ज़मींदार भी अब रियल ज़मींदार नहीं रहा, तो ज़मींदार के स्टेटस पे असर पड़ा ना, ज़मींदार को नुकसान ही हो रहा है। देखो अब ज़मींदार कॉन्ट्रैक्टर बन गया, पहले हेरिडेटरी राइट्स था, समझे ना, अब ऑक्शन करके ये लोग को दिया जाता है। देखो तो बेचारा, कहने का मतलब क्या है कि अब जो पहले जजमानी जो सिस्टम था वो जजमानी सिस्टम रहा नहीं। जजमानी में कितना अच्छा रिलेशन था पीजेंट्स और ज़मींदार का, वो ऐसा रहा नहीं। देखो अब क्या करेगा ये कॉन्ट्रैक्टर बन के, पीजेंट को सताएगा, टेंशन देगा उसको, स्क्वीज करेगा उसको, पैसा निचोड़ेगा उससे, कहने का मतलब ये हुआ। और पीजेंट्स का वेलफेयर में कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को पैसा उठाना ऊपर से प्रेशर है। उधर ऊपर यदि पैसा नहीं दिए टाइम पे तो हमारा सनसेट क्लॉज के हिसाब से हमारा ज़मीन ही चला जाएगा हाथ से। तो इसको भी तो प्रेशर उतना ही क्रिएट कर दिया था ब्रिटिश ने। क्या करेगा ये लोग भी, समझ पा रहे हो ना। तो ये हुआ, बताओ, ये टू वे लिंक ब्रोकन, ख़त्म हो गया जी। ऑक्शन से क्या हुआ, ऑक्शन से तो आप ब्रिटिश का वो हो गया ना, आपको ब्रिटिश के लिए करना है, काहे का पहले ऐसा सिस्टम ही पूरा बर्बाद हो गया, समझे ना। हाँ तो कहो कि तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए तब सर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, नो उसके लिए फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो तुम खुद देखो इनकन्सिस्टेंसी असेसमेंट में, पहले 1 साल के लिए था, फिर 5 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, यही काफ़ी है बताने के लिए कि इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि लैंड रेवेन्यू का कितना होना चाहिए पैसा, तभी तो इस तरह का असेसमेंट हो रहा है। तो देखो बार बार जो कलेक्शन और असेसमेंट पीरियड चेंज किया जा रहा है वो फ्रूटफुल नहीं था कंपनी के लिए, कंपनी को ठीक से कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और ना ही कोई फिक्स रेवेन्यू जनरेशन था। कई बार मान लो कि वर्षा नहीं हुआ टाइम पे तो किसान पैसा नहीं दे पाएगा, बात समझ रहे हो ना। हाँ तो फिक्स जनरेशन नहीं था। तो ऐसे केस में जब पता चला कि इजादारी सिस्टम की वजह से ज़मींदार को भी नुकसान हो रहा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं आ पा रहा है, कभी किसी साल में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो किसी साल में पैसा ही नहीं आ पा रहा है, समझ पा रहे हो ना। कंसिस्टेंसी नहीं है उसके इनकम लेवल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनकम मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्या होगा, इस सिस्टम को उखाड़ दिया जाएगा, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे तो बोलेंगे नो ये सिस्टम ख़त्म करो, अब परमानेंट सेटलमेंट यूज़ करेंगे। तो ये परमानेंट जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारा कोरोमंडल कोस्ट का भी, वही नॉर्दर्न कनाडा का, कर्नाटक भी, समझ रहे हो। तो पूछता है सिविल सर्विस कि ये जो परमानेंट जो सेटल, आज परमानेंट वर्ड है, परमानेंट वर्ड में क्या होगा कि लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना इतना देना है, तुम किसी तरह करो। वो हम पीछे नीचे का हेडेक नहीं देखना चाहते हैं। ब्रिटिश बोलेगा तुमको जो करना है करो, इतना पैसा देना है कर दो। तो इससे क्या हुआ, फिक्स हो जाएगा, ब्रिटिश भी अपना दिमाग नहीं लगाएगा कुछ, समझ पा रहे हो ना। हाँ 10 साल के लिए, इसको 10 ईयर्स कर दिया गया परमानेंट सेटलमेंट, 10 ईयर्स के लिए। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्या था, जमींदारी सिस्टम क्या था, वही जो बोल रहे हैं तुम लोग को, परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग जमींदारी सिस्टम कहते हैं। देखो समझ गए विद्यार्थी लोग। तो देखो इसमें क्या है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल रियलाइज दैट दे आर फॉरेनर्स एंड देयर रूल विल अनस्टेबल अनलेस दे एक्वायर्ड लोकल सपोर्टर्स हु वुड एक्ट एज अ बफर बिटवीन देम एंड द पीपल। सही बात है कि नहीं, बताओ। जो ब्रिटिश जो है वो बाहर का आदमी है, तो बाहर का आदमी देखो तो इंडियन लोग को अच्छा लगेगा नहीं, इंडिया को बुरा लगेगा। तो ये लोग चाह रहे थे कि नो, यहाँ का जमींदार को, जमींदार तो यहीं का आदमी है, उसको हायर करते हैं। उसको हायर करेंगे तो प्रेशर हम पे नहीं फूटेगा, प्रेशर फूटेगा तो पहला लेयर में जमींदार खुद है। तो इससे एक ब्रिज होगा, किसान और हमारे बीच में जो ब्रिज बनेगा वो जमींदार बनेगा। और जमींदार लोकल आदमी है, जमींदार सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, अभी भी देखते हो ना जमींदार बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी रहता है। तो इस मोटिव के साथ, दूसरी बात है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी देखें इजादारी सिस्टम में क्या हुआ,
नहीं हो पाया, रेवेन्यू फिक्स नहीं हो पाया, रेवेन्यू ठीक नहीं आ पाया उसको। तो इस सेकंड मोटिव क्या था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एस रेट्स वेर फिक्स दे और नो लॉन्गर फ्लक्चुएट, यानी कि रेट फिक्स है, इतना तुमको देना है, कुछ भी हो छोड़ दो, देना है, ज़्यादा हुआ तुम खाओ और कम हुआ तो तुम कंपनसेट करके हमको दो। तो जो बीच का जो बार बार आ रहा था ना कि फ्लक्चुएट करके, उससे कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने बोल दिया कि 100 रुपया तुमको देना है तो 100 रुपया देना है, चाहे वो तुम 200 कमाई किया हो, चाहे तुम 300 कमाई किया हो, चाहे तुम 2 रुपया कमाई किए हो। तो इसे ब्रिटिश का जो दिन प्रतिदिन का जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जमींदारी सिस्टम क्या है समझो। तो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में पास किया था, एक एक्ट बना के जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसे जमींदारी सिस्टम कुछ नहीं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ही है 10 साल के लिए। और ये कहाँ पे, जैसे ईस्टर्न इंडिया जानते हो है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कुछ दोबारा नॉर्दर्न कर्नाटका में भी। चूँकि नॉर्दर्न कर्नाटका एक कंटिन्यूस बेल्ट नहीं है ना, तो कंटिन्यूस बेल्ट में ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे ईस्ट इंडिया में। समझ पा रहे हो ना, इसी को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें ज़मींदार को क्या कहा गया कि ज़मींदार क्या है, ओनर है लैंड का, ज़मींदार को वो राइट्स दे दिया गया, तो ज़मींदार भी खुश हो जाएगा ना। इजादारी सिस्टम में जान रहे हो ना कितना बुराई था कि ज़मींदार को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। ज़मींदार खुद ज़मींदार नहीं रहा रियल सेंस में। इसमें क्या है कि ज़मींदार को रियल ओनर बना दिया गया कि जाओ तुम ही ओनर हो, और बीडिंग वूडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ का जो इन्फ्लुएंशियल आदमी उसको पकड़ा और उसको बोला गया कि 1/11 जो पार्ट होगा वो तुम रखो, और 10/11 जो पार्ट होगा वो हम रखेंगे, वो हमको दे दो। और 1/11 पार्ट है तुम खाओ अपना टैक्स, तुम टैक्स कलेक्ट किया ना, 1/11 तुम रखो। आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम। 1/11 पार्ट, बच्चे लोग मान लो कि 110 रुपया हुआ, 110 रुपया हुआ ना, 110, तो 1/10 किसको रखना है, हाँ 1/11 किसको रखना है, उसको रखना है। तो समझ सकते हो, कह सकते हो ना, लगभग 10 रुपया के आसपास वो रखेगा, बाकी जो 100 रुपया किसको दे देगा, ब्रिटिश को देगा वो, ऐसा। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ओनर ऑफ द लैंड्स। जमींदार्स वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट। समझ गए ना, पीजेंट से कलेक्ट करने का पावर पूरा जमींदार्स को दे दिया गया। और जो भी डिविडेंड कमाई होगा उसको 11 भाग में डिवाइड किया जाएगा। जैसे 110 रुपया कमाई हुआ तो 11 भाग में हो गया ना, 10-10 करोगे तो 11 भाग में हो गया। तो 10 रुपया कौन रखेगा, जमींदार खुद रखेगा। और जो तुम्हारा बाकी जो 10 भाग है, एक भाग खुद रखा और बाकी जो 10 भाग है वो ब्रिटिश को दे देगा। क्यों, उसी के लिए ब्रिटिश ने तुमको जमींदार बनाया है। जो बात समझ पा रहे हो ना, ये सिस्टम, यही क्या है तुम्हारा जमींदारी सिस्टम है। इसी को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। और ये 10 ईयर्स के लिए है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 ईयर्स के लिए। अब थोड़ा ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं बच्चे लोग। ये पिरामिड देखोगे तुमको खुद समझ में आ जाए कितना बड़ा ड्रॉबैक्स। देखो ठीक से पिरामिड्स देखो, सबसे नीचे लेयर में तुमको पीजेंट्स दिख रहा होगा और टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब क्या कि उसका अपना खेत नहीं है, किसी का भाड़ा पे लेके, रेंट पे लेके वो कर रहा है, समझे। टेनेंट फार्मर्स भी होते हैं, जान ही रहे हो, किसी का ज़मीन लेके अपना काम कर रहे हैं। तो पीजेंट्स हो गए और टेनेंट्स हो गए, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो तुमको ज़मींदार मिलेगा, ब्रिटिश मिलेगा, मगर बीच में एक लेयर और मिल रहा है तुम लोग को, जिसको बोलते हैं सब जमींदार। ये देखो, ये और हालत ख़राब कर देगा। इसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी कहते हैं, यानी कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड सब है, ये भी ज़मींदार है, मगर ये ज़मींदार उस ज़मींदार से अलग है। अब देखो, ये जो ब्रिटिश ने जो हायर किया था ज़मींदार को, बढ़िया समझो अच्छे से, ब्रिटिश ने जो ज़मींदार को हायर किया था वो सब रहता था शहर में और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग सब। तो ये लोग क्या करना शुरू कर दिया कि अपने नीचे भी एक आदमी को लगाना शुरू कर दिया। तो कितना मिडल मैन हो गया ना, यानी कि ये वर्क देता था कि चलो मेरा इतना ज़मीन है, तुम उस ज़मीन पे ये कर लेना, तुम इस ज़मीन को उठा लेना। तो ज़मींदार खुद नया ज़मींदार को बना रहा है ताकि वो टैक्स कलेक्ट करके ज़मींदार को दे, ज़मींदार फिर ब्रिटिश को दे। अब ये जो ज़मींदार है, सब ज़मींदार के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए क्या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है ये, यानी कि इसके पास कोई ज़मीन नहीं है, ये ज़मींदार के लिए काम कर रहा है, मगर ये किसान भी नहीं है, इसलिए क्या है, सब ज़मींदार है। आया समझ में। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पनप आया। और ये ड्रॉबैक्स है, ब्रिटिश ने नहीं बनाया था, ये ज़मींदार की वजह से बना है। क्योंकि ज़मींदार जो इन्फ्लुएंशियल लोग है वो सब शहर में रह रहा है और उसको टैक्स उठाना है गाँव में, क्योंकि एग्रीकल्चर तो गाँव में होता है, अभी भी होता है, उस समय तो और ज़्यादा होता होगा। अब देखो, सोचो
कि अब ये सब जमींदार, जिसको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स भी कह सकते हो, ये कितना भयानक शोषण करने जा रहा है। ये एक तो जमींदार ने बोला कि इतना इतना तुम टैक्स उठा लो, अब बीच में एक और बिचौलिया आ जाएगा तो वो और खाएगा ना, वो और खाएगा, इसका मतलब किसान का और शोषण होगा। हाँ, यही हुआ है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है परमानेंट सेटलमेंट का, कि एक नया लेयर क्रिएट हो जाना। देखो एक्चुअल में काम था कि जमींदार को पट्टास देने का काम था। पट्टास जानते हो ना कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे तुम काम करो, पट्टास देते हैं, ये होता है ना, पट्टास सब आता है ज़मीन को लेके। पट्टास देने का अधिकार जमींदार का था, मगर देखो इस चीज़ को जमींदार से इशू नहीं करता था। हाँ, क्यों? क्योंकि बताओ कोई ब्रिटिश का ऑफिशियल भी नहीं आ रहा है चेक करने के लिए जमींदार कर क्या रहा है, तो जमींदार इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। क्योंकि जब जमींदार को जब बोला है कि यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, उसके बाद ब्रिटिश भी बीच में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इजादारी सिस्टम वो देख लिया, दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब एक बार जमींदार बना दिए, अब वो जमींदार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ब्रिटिश का कोई काम ही नहीं वहाँ पे। तो देखो जमींदार भी तो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है एक सब जमींदार बना के, इसलिए कोई वहाँ पे ऑफिशियल नहीं है चेक करने के लिए कि जमींदार ने पटास दिया कि नहीं दिया। ये पटास देने का काम कौन कर रहा है? सब जमींदार कर रहा है। तो आ रहा है समझ मेरा स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो देखो इसी से तुम्हारा पिरामिडल स्ट्रक्चर जनरेट हो गया जो तुम देख रहे हो। जमींदार टॉप पे रहेगा और बीच में तुम्हारा एक सब जमींदार भी रहेगा, और उसके बाद नीचे पीजेंट्स और टेनेंट्स होंगे। अब उसके तुमको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट करेगा, तुमको लगता है कि एग्रीकल्चर पे ये काम करने वाला, पैसा देने वाला है कि ताकि किसान को और फायदा हो? कभी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं हो पाएगा। यदि ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर तुम्हारा क्या हो जाएगा? इम्पॉवरिश्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। क्योंकि ठीक एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे तभी ना फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा बेटर। तुमको लगता है कि सब जमींदार इन्वेस्टमेंट देने वाला है या जमींदार इन्वेस्टमेंट देने वाला है? अब जमींदार को प्रेशर है ब्रिटिश का, सब जमींदार को प्रेशर है जमींदार का, किसान को प्रेशर है सब जमींदार का। तो प्रेशर में ही सब पैसा चला जाएगा, एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एग्रीकल्चर का परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली सबसे बड़ा सफर कौन होगा? किसान। किसान कर्ज के दलदल में फंस जाएगा, इंडेप्टेंस में चला जाएगा। वही बात है, लगान ज़्यादा देना पड़ रहा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, फिर मनी लेंडर के पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, साहूकार से पैसा मांगेगा, खत्म। साहूकार से पैसा मांगने का मतलब क्या कि जो अच्छा खासा ज़मीन है, अच्छा खासा सब चीज़ है, वो भी चला जाएगा। तो समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट क्या स्थिति है? तो ये हुआ तुम्हारा परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसका ड्रॉबैक्स। अब दूसरा सिस्टम देखने वाले महलबाड़ी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। जितना ही बता रहे, देखो ये एक्चुअल में जो भी बता रहे हैं तुम लोग को, ये ब्रिटिश का प्रोग्राम और पॉलिसी के अंतर्गत आता है, समझे ना। बट इसी में कवर कर दिए हैं ताकि तुमको पता चले कि आखिर पीजेंट्स रिवोल्ट क्यों हुआ। तो पीजेंट रिवोल्ट हुआ तो यही सब सिस्टम की वजह से रिवोल्ट हुआ है, क्योंकि आज का विषय हमारा क्या? पीजेंट्स रिवोल्ट है, पीजेंट मूवमेंट है। मगर पीजेंट मूवमेंट क्यों हुआ है, पहले उसका परिस्थिति तो समझना पड़ेगा तुम लोग को। तो दूसरा सिस्टम समझो महलबाड़ी सिस्टम, ये होल्ड मैकेंजी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अंदर क्या है कि ज़मींदार को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि पता चला कि ज़मींदार खूब शोषण कर रहा है, ज़मींदार अपना ही सब ज़मींदार बना के चल रहा है। तो ज़मींदार को ख़त्म कर दिया गया, और जो होल विलेज, समझे ना, होल विलेज को एज ए यूनिट बनाया गया, उसको महल, महल का मतलब पूरा एक विलेज। तो अब पूरा उस, समझ रहे हो ना, अब पूरा विलेज में एक हेडमैन बनाया जाएगा, एक पोस्ट बनाया जाएगा, सबसे जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा हेडमैन, जो गांव का है उसी गांव का होगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा गांव के आदमी के साथ, और फिर वो ब्रिटिश को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो बोलोगे, पूछोगे सर इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा होगा, जैसे मान लो कि एक फिक्स है कि 100 रुपया देना है एक महल को, है ना, एक हेडमैन को 100 रुपया देना है। तो किसी किसान को मान लो कि 2 रुपया देना लेट से, वो किसान नहीं दे पाया क्योंकि वहाँ उसका एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बोलेगा कि हम इस बार नहीं देंगे, हम अगले बार देंगे, हमारे बदले में आप दे दो। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगा ना इसमें, तो आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है उसे बेटर होगा। ये आया समझ में? क्योंकि ये एक महल के रूप में काम करे, एक विलेज आके पेमेंट देगा किसको? ब्रिटिश को। अब विलेज का ही, और उसमें विलेज का एक कोई हेड रहेगा, मुखिया रहेगा, जिसको हम लोग विलेज हेडमैन कहेंगे। तो देखो वही बात है, इसमें यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है? तुम्हारा विलेज है और महल है, और उसके लिए एक विलेज हेडमैन बनाए जाएंगे, जिसका कार्य क्या है कि टैक्स को कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना होल। ये कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में था स्टूडेंट, उस तरफ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जान रहे हो ना तुम लोग, जो लॉर्ड कर्जन ने पूरा परमानेंटली बना दिया था। पंजाब में, सेंट्रल इंडिया में यूपी कह सकते हो, एमपी कह सकते हो अभी का,
यहाँ पे था। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि सिस्टम कहाँ कहाँ है। ईस्ट इंडिया में परमानेंट लैंड सेटलमेंट चल रहा है, इधर सेंट्रल इंडिया नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा है तुम्हारा, मालवाड़ी सेटलमेंट चल रहा है। ज़मींदारी से कंपेयर किया जाए तो क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा है। ज़मींदारी सिस्टम से वही परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मिडल मैन निकल गया, वही ज़मींदार निकल गया, सब ज़मींदार निकल गया, तो इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। और जब डिस्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो, तो एक दूसरे को कंपनसेट किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कंपनसेट, जैसे मान लो कि एक किसान को 2 रुपया देना है और किसान का बुरा स्थिति हुआ, 2 रुपया नहीं देगा, बोला दूसरे किसान को दे दो, वो दे देगा उसके बदले में, फिर जब इसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो ये दे देगा उसके बदले में। तो एक म्यूचुअल कॉपरेशन तुमको देखने को मिलेगा इसमें, समझे। हाँ, रेवेन्यू वॉज नॉट फिक्स इन परपेचुटी, हाँ रेवेन्यू फिक्स नहीं किया जाता है। जैसे पहले था ना रेवेन्यू फिक्स, ऐसा रेवेन्यू फिक्स नहीं है इसमें। जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से तुम देना, जैसे तुम्हारा जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा यू हैव टू गिव अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो कि 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ तो उस हिसाब से टैक्स, मान लो कि 200 रुपये का प्रोडक्शन हुआ उस हिसाब से टैक्स। तो कोई रेवेन्यू फिक्स नहीं था इसमें, और ना ही तुम्हारा परपेचुटी में था, मतलब ना ही कि 1 साल के लिए इतना रेवेन्यू होगा, लगभग 10 साल के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है। देख देख के ब्रिटिश विल डिसाइड। समझ गए स्टूडेंट। ये रोतवारी सेटलमेंट देखो, रोतवाली वही हेक्टर मुनरो और रीड ने किया था। ये डेक्कन में हुआ जाता है, साउथ इंडिया में, समझे ना। डेक्कन में पहले मद्रास में किया गया, मद्रास में सक्सेसफुल हुआ तो फिर बम्बई में भी किया गया इस चीज़ को। अब देखो इसमें रोतवारी है, यही वर्ड आया था उस समय, रोतवारी। रोत का मतलब होता है फार्मर, समझे, रोत का मतलब होता है फार्मर। इसमें डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टैक्ट है, समझे, डायरेक्ट क्या है, फार्मर से कॉन्टैक्ट है। तो देख रहे हो ना, इसमें और बेटर होगा ना, यानी कि देखो उसमें विलेज हेडमैन था मालवाड़ी में, इसमें क्या है कि डायरेक्ट फार्मर है। तो कहोगे कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, यदि फार्मर को कोई दिक्कत है तो ब्रिटिश को तुरंत पता चल जाएगा। सही बात है ना, मालवाड़ी में तुरंत पता नहीं चलता, मालवाड़ी में महल को पता चलता, यानी कि विलेज हेडमैन को पता चलता। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था विद्यार्थी लोग कि रोतवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू रेट था वो सबसे महंगा था। तो जो राहत मिला वो राहत एक्चुअल में राहत ही नहीं है, ब्रिटिश खुद ही लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा उठा रहा है इसमें। देखो ना वहाँ पे लिखा गया है तुम्हारा रेवेन्यू रेट क्या था तुम्हारा, 50% तक हो सकता अनइरिगेटेड लैंड में, जहाँ पे सिंचाई वाला व्यवस्था नहीं है। और जहाँ पे सिंचाई वाला व्यवस्था वहाँ पे 60% था। यानी कि कह सकते हो कि 100 रुपया का यदि प्रोडक्शन यदि कर रहा है किसान, तो जहाँ पे इरिगेशन व्यवस्था है ब्रिटिश ने दिया हो तो वहाँ 60 रुपये ले लेगा ब्रिटिश। जहाँ पे किसान इरिगेटेड वाला ना एरिया हो, अनइरिगेटेड वाला एरिया हो, तो वहाँ पे 50 रुपये ले लेगा। तो बचेगा क्या फार्मर्स को, समझ पा रहे हो ना। ये तो वही देखो इसमें क्या है बच्चे लोग, कहाँ पे है ये, डेक्कन और साउथ इंडिया में, यानी कि पहले मद्रास में और फिर बम्बई में हुआ। हाँ जानते हो ना कि बम्बई डेक्कन आ जाएगा और मद्रास तुम्हारा क्या साउथ आ जाएगा ना जी। इसमें क्या है कि जितने भी होल्डर होंगे सबको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, और बोला है कि यू आर द ओनर ऑफ द लैंड। देख रहे हो कैसे परिवर्तन हुआ है। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार होल्डर था, ओनर था, इसमें ओनर किसान ही ओनर है, क्योंकि खेत है, ज़मीन तो ब्रिटिश का ही है, ब्रिटिश तो जीत लिया ना लैंड को, ब्रिटिश ने लैंड दे रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो भी किसान है वो किसान ही ओनर है, और तुम करो और तुम हमको टैक्स दो, बात खत्म, और ज़मीन तुम्हारा है, क्या ज़मीन का ओनर तुम हो, डायरेक्ट ओनर बना दिया गया। देखो तो जितने भी रजिस्टर्ड होल्डर होंगे उसी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वही क्या है, ओनर ऑफ द लैंड है। जबकि जमींदारी सिस्टम ऐसा नहीं, जमींदारी में क्या था कि लैंड लॉर्ड ओनर था, जमींदार ओनर था। तो ब्रिटिश ने इसलिए किया था कि ताकि पीजेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट पता चल जाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। मिडल मैन से दिक्कत हो रहा है, विलेज हेडमैन से भी दिक्कत हो रहा है, समझे, महल से भी दिक्कत हो रहा है। मतलब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही रेवेन्यू रेट का जो बता चुके हैं। तो इसमें भी तो वही हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं एग्रीकल्चर में, जो कि तुम्हारा मालवाड़ी में भी परमानेंट में भी देखे थे, और पीजेंट्स तो और गरीब होते चले गए। कारण क्या है कि रेवेन्यू रेट बहुत ज़्यादा है। तो तुम देखो, चाहे इजादारी सिस्टम का बात कर लो स्टूडेंट, चाहे तुम जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का बात कर लो, चाहे तुम महलवाड़ी सिस्टम का बात कर लो, चाहे तुम रोतवारी सिस्टम का बोल लो, सभी में कॉलोनियल टेंज है, सभी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, सभी तुम्हारा शोषण का एक प्रतीक है पीजेंट्स के लिए। आ रहा है समझ में ना। तो देखो पीजेंट्स को भला नहीं होने वाला, फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो थोड़ा रिकैप है ये, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया, थोड़ा कर्नाटक भी जोड़ सकते हो। रोतवारी सेटलमेंट जो अभी जस्ट पढ़े हो, साउथ इंडिया या डेक्कन वाला एरिया। मालवाड़ी सिस्टम देखो, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस,
सेंट्रल इंडिया, थोड़ा जोड़ते भी चलोगे। अब फिगर देखो कितना अच्छा फिगर में बताया गया, देख रहे हो ना फिगर में जो सर्कल किया गया है। यहाँ देखो परमानेंट कहाँ पे, कौन, रतवाड़ी सिस्टम देख लो, साउथ इंडिया, और ये है ना मालवाड़ी सिस्टम। ये कौन कलेक्ट करेगा टैक्स? इधर जमींदार करेगा। रतवाड़ी में कौन करेगा? कंपनी करेगा। मालवाड़ी में कौन करेगा? विलेज हेडमैन करेगा, महल करेगा। समझ रहे? एक लैंड ओनर कौन होगा? जमींदार होगा। तो रतवाड़ी में तो खुद पीजेंटी होगा, और मालवाड़ी में भी पीजेंटी होगा, क्योंकि वो टैक्स किसको देगा? विलेज हेडमैन को देगा। कौन इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रतवाड़ी कौन किया था? थॉमस मुनरो, है ना? सही बात है ना? थॉमस मुनरो एंड रीड, और इधर तुम्हारा ओल्ड मैकेंजी। रिकैप हो गया स्टूडेंट? याद रहेगा बढ़िया से ये चीज़। हाँ, सिविल सर्विस का ये फेवरेट टॉपिक है, ये जो पढ़ाए हैं तुम लोग को, ये फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विस का। पूछता है ये क्वेश्चन, और कई बार यूपीएससी पूछ चुका है अपने प्रीलिम्स में। चलो, तो भूमिका तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम लोग रिवोल्ट देखने जा रहे हैं। तो स्थिति खराब है ना, कहने का मतलब रिवोल्ट होगा ना इंडिया में। देखो पहला रिवोल्ट देखते हैं, इंडिगो रिवोल्ट 1859 और 60 में बंगाल में हुआ था। बच्चे लोग इंडिगो समझते हो? नील का खेती होता था ना यूरोपियंस के टाइम में, क्योंकि इंडिया का नील का जो डिमांड बहुत ज़्यादा था इंडिया से। याद करो, सॉल्ट पीटर का बहुत डिमांड था भारत से, है ना? नील का भी उसी लेवल पे डिमांड था। ओपियम, अफीम भी बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे। टी का भी बहुत डिमांड ब्रिटिश ने बना दिया। तो सिमिलरली इंडिगो का, अब इंडिगो सब कैश क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जो मार्केट में बिकता है बहुत ज़्यादा पैसा में। जैसे शुगर कैन देखो कैश क्रॉप्स, मगर जो राइस और व्हीट वो कैश क्रॉप नहीं है, उसको स्टेबल क्रॉप्स कहते हैं, वो खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब किसान लोग को मजबूर कर दिया गया कि जो कैश क्रॉप है उसको उगाओ, उसको कल्टीवेट करो, स्टेबल फूड को कम करो, क्योंकि उसमें रेवेन्यू जुड़ा हुआ है ब्रिटिश का। क्योंकि ब्रिटिश क्या करेगा, किसान से कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करवा के जो भी होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। मगर हम ये भी जानते हैं कि इंडिगो जो कल्टीवेशन है उसकी वजह से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाता है। यदि बार बार आप इंडिगो को अपने खेत में कल्टीवेट करोगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो यही कंप्लेन रहता था इंडिगो फार्मर्स लोग के लिए कि इतना इंडिगो मत उगाओ। ब्रिटिश लोग जानते हो, ब्रिटिश लोग पैसा देता था अच्छा खासा कि उगाओ। तुम समझ पा रहे हो ना? हाँ, ये जो मोनोपोली है बाद में समझोगे, चंपारण में समझोगे, चंपारण सत्याग्रह में। बाद में ये मोनोपोली इंडिगो का टूट गया जब जर्मन सिंथेटिक जो फाइबर है वो जब पूरा फेमस हुआ कि इंडिगो से भी बेटर है, यूरोप में आ गया वो सिंथेटिक फाइबर। तो उसके बाद इंडिया में इंडिगो कम होना शुरू हो गया। अब फाइनली इंडिगो का खेती खत्म हो गया भारत में। अभी जो समय है 1850s का, इस समय तो बहुत ज़्यादा ही अभी नील का खेती होगा विद्यार्थी। और अब समझ ही गए होगे तुम लोग, इसका मतलब ब्रिटिश कितना शोषण करेगा, ज़बरदस्ती करवाएगा। देखो वही चीज़ है यहाँ पे। देखो तो पिजन को ज़बरदस्ती कहा जाता था कि इंडिगो कैश क्रॉप्स उगाओ। हाँ, जबकि देखो राइस स्टेबल फूड्स जो फूड क्रॉप्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती बोला जा रहा है। ज़बरदस्ती देखो एडवांस में पैसा दे दिया जाता था, और ज़बरदस्ती जो बोलते हैं ना कि गलत कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा देता था। अब बाद में यदि किसान कुछ बोले तो बोल दिया देखो तुम्हारा अंगूठा का छाप यहाँ पे है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, लॉ एंड ऑर्डर बेचारे लोगों को पता नहीं है, कानून पता नहीं, तो उसका नेगेटिव अभी भी होता है ना, दस्तखत करवा लिए, हाँ है ना, थंब वो इम्प्रेशन लगवा लिए, वही करता था ब्रिटिश। देखो ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता था, साइन करवा लेता था। अब बताओ, अब देखो अब ये ब्रिटिश में कितना ख़राब आदमी लोग सब हैं, वो करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़बरदस्ती करवाने के लिए इस हद तक पहुंच गया। देखो किडनैपिंग कर रहा है, ज़बरदस्ती पकड़ के कहीं पर रख दे रहा है, इलीगल कन्फाइनमेंट पकड़ के रख दे रहा है कि हाँ तुम नील का खेती करेगा तभी छोड़ेंगे हम तुमको। महिलाओं पे अटैक कर रहा है, बच्चों पे अटैक कर रहा है, उसका जो कैटल है, गाय है, बुफेलोज है, उसको कैप्चर कर रहा है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो उसका स्टेबल क्रॉप्स उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, हाउसेस को जला रहा है, तोड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा हमारा किसान भाई से? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। देख रहे हो ना ब्रिटिश क्या कर रहा है, बहुत ही गंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ब्रिटिश। तो एंगर बिल्ट अप, गुस्सा, बहुत गुस्सा। जब गुस्सा होगा तो रिवोल्ट होगा ना। देखो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, दोनों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट लड़ा जाएगा। और इसमें क्या है कि ये लोग फार्मर्स लोग, ये दोनों लीडर ने क्या कहा सभी फार्मर्स को कि इंडिगो नहीं उगाना है,
नहीं ग्रो करना है। देखते हैं ब्रिटिश क्या करता है। तो कह सकते हो कि ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप में होने वाला रिवोल्ट सब है ब्रिटिश के प्रोग्राम और पॉलिसी के अगेंस्ट, स्पेशली जो ब्रिटिश का जो लैंड पॉलिसी था उसके अगेंस्ट था ये। तो याद होना चाहिए तुम लोग को दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो कि इंडिगो रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। याद रहेगा ना ये चीज़ तुम लोग को? कोई पूछेगा कि इंडिगो रिवोल्ट से कौन पर्सनैलिटी जुड़े हुए थे, क्या बोलोगे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। और इन लोगों ने क्या निर्णय लिया? सभी फार्मर्स को क्या बोला कि इंडिगो ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, कल्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब इसको कहते हैं कि जैसा को तैसा। अब देखो जैसे ब्रिटिश किया एक्शन उस तरह उसने भी जवाब दिया है, ये फार्मर्स ने भी जवाब दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विश्वास। एग्जाम्पल देखो बच्चे लोग कैसे किया है। प्लांटर्स और लाथियाल्स रेंटेनर्स बैक्ड बाय पुलिस एंड कोर्ट। बताओ जितने भी ये प्लांटर्स सब थे, यह यूरोपियन प्लांटर जो करवाते थे, इसके लिए तो पूरा तंत्र ही मिला हुआ है, कोर्ट से लेके जुडिशरी सब तो इसके हाथ में ही है, ब्रिटिश भी उसके हाथ में ही है। समझ रहे हो ना? बस कोई बात नहीं है, जैसे ये लोग करेगा उसी तरह हम भी टिट फॉर टैट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जब फिजिकल प्रेशर दे रहा है तो काउंटर फोर्स, हम भी फिजिकल फोर्स से ही लड़ेंगे ब्रिटिश से। यानी कि ब्रिटिश आ रहा है किडनैपिंग करने के लिए तो हम भी किडनैपिंग करेंगे, जब ब्रिटिश आएगा तो हम भी गोरिल्ला वारफेयर करेंगे। यानी कि जिस तरह का उसका एक्शन उस तरह का हमारा भी एक्शन रहेगा। दूसरी बात है कि रेंट बढ़ा दिया, लेट्स से रेंट मान लो कि बढ़ा दिया ज़मीन का, तो रेंट स्ट्राइक करेंगे, बोलेंगे रेंट कम करो, स्ट्राइक करेंगे सब फार्मर्स सब। मारेगा तो मारेंगे, रेंट बढ़ाएगा तो फिर धरना करेंगे, समझे ना? हाँ, बोलेगा कि ज़मीन छोड़ दो तो हम रजिस्ट करेंगे। यदि लीगल नोटिस देगा तो कोई बात नहीं, लीगल नोटिस देगा तो हम भी लीगल मशीनरी का यूज़ करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। जैसे होता है ना, ये लोग बहुत ब्रिटिश लोग जानते हो ना, कागज पत्र वाला काम बहुत ज़्यादा करता होगा उस समय। तो इधर से जो बंगाल में जो इंटेलिजेंसिया जो तैयार हो रहा है, राजा राम मोहन टाइप के लोग सब तैयार हो रहा है, वो बोले कोई बात नहीं, हम हैं सपोर्ट करने के लिए, हम देंगे सपोर्ट। लीगल एक्शन, वो लीगल एक्शन करेगा तो हम आपके बिहाफ में हम लीगल एक्शन करेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो लॉ जानता था, सब पढ़ा लिखा आदमी लोग सब था। देखो साइड में वही कि बंगाली जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल बंगाली लोग सब, उसने सपोर्ट कर दिया इस मूवमेंट को। न्यूज़पेपर कैंपेन, न्यूज़पेपर में लिख के सब बता रहा है कि पीजेंट का, इंडिगो पीजेंट का क्या स्थिति हो गया इस कंट्री में। अवेयरनेस फैलेगा ना पूरा भारत में स्टूडेंट, हाँ, ब्रिटिश के पास जाएगा ये मैसेज, मास मीटिंग होगा, देखो है ना, पीजेंट का जो ग्रीवांसेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको मुद्दा बनाया जाएगा। बाद में देखो ये नेशनल कांग्रेस का मुद्दा बन जाता है ये सब चीज़, समझ पा रहे हो ना? पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो एक सेंट्रल स्टेज में आ जाएगा, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन मुद्दा बन जाएगा आने वाले समय में, समझे? और लीगल बैटल के लिए हर समय जो बंगाली इंटेलिजेंसिया वो हर समय तैयार है कि हम लीगल बैटल करने के लिए पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये इंडिगो रिवोल्ट अपने आप में एक खास ऐसा रिवोल्ट है जहाँ पे जैसा ब्रिटिश कर रहा है उसी तरह जवाब दिया जा रहा है। जब वो लड़ रहा है तो हम भी लड़ रहे हैं, जब वो रेंट बढ़ा रहा है तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब वो बोल रहा है कि ज़मीन छोड़ने के लिए तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम ज़मीन पर अड़े हुए हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। जब वो लीगल नोटिस भेज रहा है तो हम भी लीगल नोटिस भेज रहे हैं। मस्त ना? इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। रिजल्ट क्या हुआ? देखो ब्रिटिश को घुटने पे आना पड़ा। हाँ, ब्रिटिश ने देखो एक कमीशन बनाया, इंडिगो कमीशन कहते हैं। जब इंडिगो कमीशन बनाया तो उसमें पता चला कि प्लांटर से ये क्या है प्रॉब्लम और किसान का प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें पता है क्या रिकमेंडेशन आया स्टूडेंट इंडिगो कमीशन में? इसमें आया कि रोड को कंपेल नहीं किया जाए, यानी कि फार्मर को कंपेल नहीं किया जाए इंडिगो उगाने के लिए। देखो जीत हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यूरोपियन प्लांटर ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता है कि तुमको उगाना ही उगाना। पहले देखो ना, उगाने के लिए, कल्टीवेट करवाने के लिए किडनैपिंग कर रहा था वो लोग, घर को जला रहा था वो लोग। अब नहीं कर सकता, फोर्स कर ही नहीं सकते हो पीजेंट्स को तुम, समझे? तो इंडिगो कल्टीवेशन वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल बाय 1860। बताओ, इंडिगो कल्टीवेशन वाला चीज़ तो 1860 में खत्म हो गया विद दिस रिवोल्ट। पूरा बंगाल से उखाड़ फेंक दिया कि अब बंगाल नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ इधर चल रहा था वो अलग बात है, तो थोड़ा उस तरह मैं जो बंगाल का जो मेन एरिया है वहाँ तो 1860 के बाद ख़त्म ही हो गया लगभग इंडिगो कल्टीवेशन। गजब ना स्टूडेंट। तो इंडिगो रिवोल्ट समझे ना कितना कारगर रिवोल्ट रहा है ये, कितने अच्छे से लीगल तरीके से लड़ा गया बैटल को भी। यस, बहुत बड़ा रिवोल्ट है। इसलिए जो पर्सन जो नाम लिए हैं तुम लोग को, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास याद रहना चाहिए, बहुत बड़ा उनका काम हुआ है इसमें। हाँ, अब देखते हैं पवना एग्रीरियन लीग्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
जितना पढ़ोगे सब बहुत यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक सब है। हाँ, इसको आराम से बताना है मुझे। देखो, पबना रेबिलियन भी कहा जाता है इसको। पबना जगह का नाम है ईस्टर्न बंगाल में। बंगाल तो बहुत बड़ा है ना। अभी उस समय का बंगाल का मतलब है बांग्लादेश, कुछ आसाम का एरिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इतना बड़ा बंगाल। तो उस एरिया में जो ईस्टर्न बंगाल है, यानी कि बांग्लादेश साइड कह सकते हो, और हमारा जो अभी का जो वेस्ट बंगाल है, इस साइड में इस तरह का रेबिलियन हुआ था। पबना रेबिलियन भी कहते हैं इसको। तो पबना एग्रीगेशन लीग्स देखो 1870 से लेके 1880 से चला है। इसमें क्या हुआ, जो जमींदार है, देखो जमींदार कितना दबा के रखा था। परमानेंट सेटलमेंट में हम जानते हैं जमींदार अपना ही एक अलग क्रिएट कर दिया सब जमींदार को, है ना। तो इससे ईस्टर्न बंगाल में अनरेस्ट था, फार्मर्स को बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो देखो वहाँ पे पीजेंट्स ऑफ यूसुफ शाही परगना, यानी कि एक जगह का नाम है यूसुफ शाही परगना, याद है परगना बताए थे ना, एक जगह का नाम है पटना का, स्पेशली हमारा पटना का। देखो पटना बड़ा एरिया है, उसमें एक यूसुफ शाही परगना है ना, ये विद्रोह करने के मूड में आ गया, समझे कि ना करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पबना रेबिलियन, क्योंकि वो जगह का नाम है। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। तो ये जो यूसुफ शाही जगह है परगना, वो वहाँ के लोग सब पीजेंट सब रिवोल्ट कर दिए पकड़ के। हाँ, और वो लीग जो बनाए उसी लीग को बोलते हैं पबना एग्रीगेशन लीग। और देखो इसको भी, जैसे इसे पहले इंडिगो रिवोल्ट पे सपोर्ट हुआ था ना इंटेलिजेंसिया का, तो यहाँ पे भी तुमको सपोर्ट देखने को मिलेगा विद्यार्थी लोग। सपोर्ट देखो बंकिम चंद्र चटर्जी का सपोर्ट रहेगा। आरसी दत्त बहुत बड़ा नाम है। इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन बड़े बड़े लीडर ने सपोर्ट कर दिया इस मूवमेंट को। क्या होगा जान ही रहे हो। तो जमींदार को, क्योंकि यहाँ पे जो कल्पिट है वो जमींदार है, यहाँ पे कल्पिट जमींदार है, इंडिगो प्लांटर नहीं है। इंडिगो प्लांटर वाला खत्म हो गया वो वाला केस। यहाँ पे सबसे बड़ा जो गुनहगार है कौन है, जमींदार है, क्योंकि अभी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है स्टूडेंट, समझो ना एक तरह से, ठीक है। आया नहीं है बट उसी ओर है अभी, कह सकते हो। इसी टाइम में परमानेंट सेटलमेंट से भी आया था, इसी के आसपास रफली इसी फिगर में है ना। जैसे लॉर्ड, अच्छा अभी बता देते हैं तुम लोग को। देखो सुनो बच्चे लोग, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया ना परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस कब आया था, इंट्रोड्यूस हो गया था इनफैक्ट। कॉर्नवालिस कब आया, 1780s और 90s के आसपास होगा। देखो अभी क्या चल रहा है, 1870s परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है वहाँ पे। लॉर्ड वालेस्ली 1800 के आसपास आए थे ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि तुमको इवेंट के हिसाब से यदि तुम गवर्नर जनरल का नाम याद रखोगे तो याद रहेगा अच्छे से, और यदि रटते रहोगे पीरियड तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में और भी पढ़ना है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग क्या हुआ, तो ऑर्गेनाइज रेंट स्ट्राइक्स, बताओ रेंट स्ट्राइक करना शुरू कर दिया ये लोग ने, अगर इन लीग ने। और मेन जो स्ट्रगल क्या था, लीगल रेजिस्टेंस। देखो यानी कोर्ट तक बात पहुँचाएंगे, जमींदार का अगेंस्ट स्यू करेंगे कोर्ट में कि गलत कर रहा है जमींदार हमारे ऊपर इतना रेंट उठा के। तो आखिर ये जमींदार का गलत प्रैक्टिस क्या था, ऑपरेसिव प्रैक्टिस क्या था। ऊपर देखो एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स उठा देना, रेंट लगा देना, नंबर 1। दूसरा क्या है तुम्हारा कि प्रिवेंटेड टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट। अब जो टेनेंट्स का जो अधिकार है कि ऑक्यूपेंसी की हमारा ज़मीन है, उस पर पूरी तरीके से जमींदार क्या किया कि नो, तुम्हारा राइट्स हो ही नहीं सकता है। फोर्सिबल ज़बरदस्ती निकाल देना अपने ज़मीन से, कैटल को सीज कर लेना, क्रॉप्स को सीज करना, कैप्चर कर लेना, समझा। और उसके बाद लिटिगेशन करना, और लिटिगेशन जानते हो बहुत कॉस्टली चीज़ है। कोई बात नहीं, इधर से भी लड़ा जाएगा। हाँ वही, थैंक्स टू इंटेलेक्चुअल्स लोग, समझ पा रहे हो ना। तो देखो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका। देखो ये अच्छी बात है कि ये भी वेरी लेस वायलेंस वाला ये रिवोल्ट रहा है, ज़्यादा इसमें वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि लीगल बैटल लड़ा गया इसमें। तो मोस्ट केसेस सॉल्व पार्सली थ्रू ऑफिशियल परसुएशन एंड पार्सली बिकॉज ऑफ जमींदार फेयर्स। इन 1885 बंगाल फाइनेंस एक्ट वाज पास। देखो इसमें बोला जाए कि अधिकतर जो केस तो ऑफिशियल परसुएशन हो गया, जो ऑफिशियल लोग हैं ना वही समझा दिए जमींदार को, ये छोड़ो ना यार, काहे किसान को इतना शोषण कर रहे हो। और कई जगह पे किसान को ही बोल दिया कि आप छोड़ दीजिए। तो मतलब लीगल बैटल से लड़ा गया, इसमें कोई खून वगैरह नहीं हुआ, कोई इसमें वायलेंस नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ इसमें, समझे ना। हाँ जमींदार के हक में भी जाएगा, क्योंकि जमींदार हमेशा क्लाउड ज़्यादा रहेगा, मगर ऑफिशियली इसको सुलझाया गया। तो कह सकते हो कि लीगल तरीके से ही सुलझा है ये चीज़, ये लड़ाई से नहीं सुलझा है मैटर। बाद में 1885 में, वही साल जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसमें बंगाल फाइनेंस एक्ट पास हुआ। और वो एक्ट पास होने का मतलब ही क्या हुआ कि ज़मींदार का लिमिट हो गया
कि ज़मींदार इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता है। तो हुआ है, हम कह सकते हैं कि पवना रेविलियन का ही फ़ायदा हुआ है किसान लोग को। दोनों ही देखो लीगल बैटल है, बढ़िया ध्यान से। डेक्कन राइट्स देखो, ये हुआ वेस्टर्न इंडिया में। देखो सब अलग अलग बता रहे हैं स्टूडेंट तुम लोग को, भारत में क्या क्या हुआ है अभी तक। डेक्कन देखो, डेक्कन पीजेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, देखो सेम है। रोतवारी सेटलमेंट था ना नीचे डेक्कन में, हम लोग जानते हैं रोतवारी का मतलब क्या कि डायरेक्ट पीजेंट से पैसा लेना है। रोत मतलब पीजेंट्स, तो हम जानते हैं वही 50 और 60% वाला। 50% अनइरीगेटेड लैंड पे और 60% इरीगेटेड लैंड पे, बहुत ज़्यादा ही है। और उसमें देखो मनी लैंडर जो पैसा देने वाला जो आदमी सब था वो सब मारवाड़ी था, गुजराती, और ये लोग खूब शोषण करता था। ये सब साहूकार सब लोग हैं। मनी लैंडर मतलब साहूकार लोग सब। जैसे मान लो कि किसान अपना ठीक टाइम पे टैक्स नहीं दे पाया तो इस साहूकार के पास जाता था, और साहूकार क्या लगाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा देगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज लगा देगा, फंसेगा ना फिर। हाँ देखो अब ये प्रॉब्लम वही बोल रहा है, देखो देयर प्रॉब्लम कंपाउंडेड। इसका जो रोतवारी सेटलमेंट में जो पीजेंट्स का प्रॉब्लम कब बढ़ा, जब सिविल वार 1864 का अमेरिकन सिविल वार हुआ था, जान रहे हो तुम लोग, जिसकी वजह से नॉर्थ यूएसए और साउथ यूएसए एक साथ आया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, जिसमें अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा रोल है ना। 5-6 साल तक सिविल वार चला था। वो ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। वही 50-60% था ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है वो। तो एक तो पहले ही पैसा लिया जा रहा था इतना ज़्यादा टैक्स, और 1864 के बाद अमेरिकन सिविल वार ख़त्म होने के बाद इतना जो ज़्यादा पैसा रेंट लगाया गया वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, पीजेंट्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो अब क्या होगा। और दूसरी बात है ये साहूकार जो लोग सब है, मनी लैंडर सब जो मारवाड़ी और गुजराती, इसको लेके भी टेंशन लोगों में। तो 1874 में देखो टेंशन हुआ आउटसाइडर मनी लैंडर के साथ। सोशल बॉयकॉट मूवमेंट चला कि बॉयकॉट करना है। हाँ इसमें देखो अटैकिंग मनी लॉन्ड्रिंग हाउसेज, जहाँ जहाँ पैसा लेके रखा है ना, पैसा सब साहूकार लोग पैसा रखा है ना बैंक के टाइप के, उसमें जाके अटैक। और दूसरी बात है जो बॉन्ड पेपर होता है कि इतना इतना पैसा लिए तो आपको पेपर में साइन करना पड़ता है, वो सब पेपर को जला दिया गया, पब्लिकली बंद कर दिया गया, कैप्चर कर दिया गया। तो कह सकते हो राइट्स हो गया एक तरफ से, नॉन वायलेंट। ये पूरा वायलेंट वाला चीज़ है, ये समझ पा रहे हो ना, ये वायलेंट वाला चीज़ है स्टूडेंट। डेक्कन राइट्स, राइट्स देखो, राइट्स ने कहा यानी कि किसान ने कहा कि यस रिफ्यूज़ टू बाय फ्रॉम देयर शॉप, यानी कि जितने भी साहूकार लोग सब है जो अपना दुकान उकान चला रहे हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट क्लास के हैं, इसके दुकान से कुछ सामान नहीं लेना है, सोशल बॉयकॉट करो इसको, अपने आप होश ठिकाने में आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। हाँ इसके लिए ज़मीन में इसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब भाई लोग सब साथ में आओ, इस ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है साहूकार मनी लैंडर के ज़मीन पे। और दूसरी बात है जितने भी बार्बर्स वॉशरमैन है, जो शू मेकर, जो अपना सर्विस देते हैं, बोले कि इसको बंद कर दो, इसको सर्विस ही मत दो। सोशल बॉयकॉट हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग अपने आप ठिकाना में आ जाएगा लोग का, साहूकार का। देखो देखो क्या हुआ उसके बाद। तो गवर्नमेंट रिप्रेस द मूवमेंट, गवर्नमेंट ने क्योंकि ये थोड़ा सा ये वायलेंट वाला था तो दबा दिया, है ना, फोर्स लगा दबा दिया। मगर डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ब्रिटिश को पास करना पड़ा था। तो ब्रिटिश को रिलीफ एक्ट पास करना पड़ा ताकि किसान को जो अचानक जो रोतवारी एक्ट में जो रोतवारी सेटलमेंट में जो अचानक 50% जो बढ़ा दिया गया, इधर मनी लैंडर्स का अपना ही क्लॉज, तो इसको रिलीफ देने के लिए एक्ट ब्रिटिश ने पास किया। हाँ दिस टाइम ऑल्सो द मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसी ऑफ महाराष्ट्र सपोर्टेड द पीजेंट कॉज। देखो यहाँ पे भी जो महाराष्ट्र के जो बहुत ज्ञानी लोग सब थे, हाँ बीजी तिलक टाइप के लोग सब, उसने सपोर्ट किया। MG राणा टाइप के लोग सपोर्ट किया। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। सपोर्ट हुआ है जब से भारत में इंटेलिजेंसिया क्लास बढ़ा है, वो हर मूवमेंट को ही स्पेशली पीजेंट्स के कॉज के लिए लड़ा है। अब देखते किसान सभा मूवमेंट। अब तुमको समझना पड़ेगा ये, क्योंकि बाद में हम बताए थे तुम लोग को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है किसान का ग्रीवांस, किसान का प्रॉब्लम सब। अब समझो अब हुआ क्या, ये हुआ क्या, अवध का कहानी है ये। अवध में क्या हुआ स्टूडेंट कि पीजेंट को बोला गया कि तुमको हाई रेंट देना है, पैसा ज़्यादा देना है, रेंट ज़्यादा देना है। और दूसरी बात समरी इवेक्शन, मतलब वही क्या है तुम्हारा बेदखली, हाँ यानी कि बेदखल कर देना, जो हम लोग हिंदी शब्द बोलते हैं बेदखल करना। हाँ मतलब बेदखल करने का मतलब क्या होता है, जायदाद से बेदखल करना, यानी कि आपका ज़मीन है और ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, समझे। इलीगल लेविस और रिन्यूअल फीस, बताओ नजराना, यानी कि बार बार फीस बोलते हैं ना कि 1 साल का रिन्यू करो, फिर से लाइसेंस सब रिन्यू होता है ना,
और जब लाइसेंस सब रिन्यू होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना स्टूडेंट, ये सब फिर ये पैतराबाजी के साथ फिर ब्रिटिश आया है, तो क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, जानते हो, पिजन्स का स्थिति खराब होगा। और इतना स्थिति खराब होगा कि लोगों को लगेगा कि नो, अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो ज़्यादा आवाज़ सुना जाएगा, समझ पा रहे हो ना, ज़्यादा आवाज़ सुना जाएगा, तो इसीलिए किसान सभा मूवमेंट बना है। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चे लोग, तुम लोग जानते हो जलियांवाला मासाकार में भी हल्का रेफरेंस दिए थे हम तुम लोग को, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918, उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, समझे ना, फूड का प्राइस बढ़ गया, हाँ, अदर नेसेसिटी बढ़ गया, तो उससे तो तुम्हारा किसान का और बर्बादी हो जाएगा, किसान कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा वो, समझ पा रहे हो ना, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ से बेचारा लगाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में, जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो किसान के लिए तो और दिक्कत हो जाएगा। तो देखो किसान सभा मूवमेंट, तो मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द होम रूल एक्टिविस्ट। अच्छा, होम रूल मूवमेंट बताए थे तुम लोग को, एनिबेशन किए थे एक तरफ से, और एक तरफ से बीजी तिलक भी किए थे, ये 1917 के आसपास की बात है। यही होम रूल का लोग सब है जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप को फिर से रिज्वाइन करवाया है। बताए थे ना 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जहाँ पे गरम दर और नरम दर यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे। फिर बाद में 1917 में फिर दोनों ज्वाइन किए थे पूना पैक्ट में, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो बीजी तिलक और एनी बेसेंट सबका ही था, वही एक्टिविस्ट के हेल्प से ये सभा बनाया गया, समझे। और इस सभा का नाम क्या है, किसान सभा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये कॉज भी तो अवध का ही था, उत्तर प्रदेश का ही था। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग, देख रहे हो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो है, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी इसका इशू लेंगे तो ये अपने आप बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखो ये कब बनाया गया, फरवरी 1918 में बनाया गया। कौन थे इसके लीडर जिन्होंने ये बनाया, यूपीएससी में या बीपीएससी सब में ये पूछता है, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने बनाया था। और भी लीडर थे, जैसे जिंगुड़ी सिंह हो गए, दुर्गापाल सिंह हो गए, और बाबा रामचंद्र हो गए। ये बाबा रामचंद्र का फिगर दिख रहा होगा तुम लोग को। इन्होंने इनफैक्ट नेहरू जी को कहा था कि आप आइए विलेज विजिट करिए, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उस टाइम नेहरू जी ने ही क्लोज कॉन्टैक्ट विलेजर के साथ बनाया था, और इनको पता चला कि सच में ही किसान सबका स्थिति बहुत बुरा है। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये मुद्दा उठाया जाएगा। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगा एग्रीकल्चर के लिए भी। तो देख रहे हो ना, बाबा रामचंद्र के गुहार से नेहरू जी विलेजर्स गए, विजिट किए वहाँ पे विलेज में, और वहाँ पे देखे कि स्थिति क्या है। तो एक तरह से कह सकते हो कि नेहरू जी का ये एक तरह से बेस्ट अपॉर्चुनिटी था मास लीडर बनने का, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। मास लीडर तभी बनोगे ना जब मास के बीच में जाओगे, और मास का मतलब क्या होता है, किसान। तो कोई तुम लोगों को पूछेगा कि ये जो किसान सभा मूवमेंट में, किसान सभा मूवमेंट एक तरह से नेहरू जी के लिए वो फाउंडेशनल पीरियड है लीडर बनने का। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। आया समझ में क्या बोल रहे हैं, नेहरू जी जाएंगे विलेज से मिलेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, और बाद में वो प्रॉब्लम को बहुत बड़ा अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म से भी उठाएंगे वो। चलो अवध किसान सभा देखो, अब बच्चे लोग ऊपर क्या देखे थे, किसान सभा मूवमेंट, क्या देखे थे, किसान सभा मूवमेंट। देखो नाम एक ही टाइप का है, कंफ्यूज कर जाओगे। वो कब बना, 1918 में बना। अब देखोगे अवध किसान सभा, ये कब बना, अक्टूबर 1920 में बना। अब बोलोगे ये क्यों बना सर, तो देखो इसमें समझो, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन नेशनलिस्टिक रैंक इट आस्क्स द किसान्स। देखो कुछ डिफरेंस हो जाता है ना कई बार लीडर्स के बीच में तरीके में, कि किस तरह किसान का मुद्दा उठाया जाए। तो कुछ डिफरेंसेस की वजह से एक नया ऑर्गेनाइजेशन फिर से बना है। उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, अवध किसान सभा। अब इसमें देखो अवध किसान सभा में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सभी किसान से, अपने पीजेंट से कहा, फार्मर से कहा कि बेदखली लैंड को नहीं देना है। अब बेदखली लैंड मतलब क्या, लैंड ले रहा था ना ये लोग ना, टू रिफ्यूज़ टू टिल बेदखली लैंड। अच्छा सॉरी, इसमें क्या है मतलब, जो बेदखली लैंड, जो लैंड ले लिया गया ज़बरदस्ती, यदि उसमें आपको काम करवाया जा रहा है तो उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब लैंड से बेदखल कर दिया गया, ब्रिटिश ने क्या किया, लैंड ले लिया, इविक्शन कर लिया, ज़बरदस्ती रख लिया अपने अंदर। यदि उस लैंड में आपको काम करवाया जाए तो आप काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो बेचारे लोग मजबूर होकर वही काम करने जाते थे ये लोग। जब काम करने नहीं जाएंगे तो ब्रिटिश को समझ में आ जाएगा कि लैंड लिए तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जब तक किसान नहीं काम करेगा, जब तक अन्न नहीं क्रिएट करेगा, तब तक क्या फ़ायदा हो किसान इंग्लिश के लिए।
समझ पा रहे हो ना बात को। तो बोला कि जितने भी बेदखली लैंड है उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करना है, और ना ही हरी देना है, ना ही बिगाड़ देना। यानी कि जो फालतू का जो बिगाड़ दे रहे तो बिना पैसा का तुम किसी के लैंड पे काम कर रहे थे वो नहीं करना। पहले बॉन्डेड लेबर चलता था ना, एक टाइम खाना दे दिया और दिन भर काम करवा रहे हो, इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं करना है किसान को। ये कौन बोल रहा है? अवध किसान सभा। हाँ, टू बॉयकॉट दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशन। हाँ, कोई भी किसान या कोई भी आदमी इस तरह कंडीशन नहीं करता उसको बॉयकॉट कर दो, मत मानो, उसको छोड़ दो, सोसाइटी से उसको हटा निकाल दो। जैसे साहूकार का हुआ था ना, गुजराती और मारवाड़ीज का। हाँ, और कुछ भी डिस्प्यूट हो, पंचायत अपना व्यवस्था है, पंचायत में सॉल्व करो। गजब ना, इसको बोलते हैं कि मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो करना, इसको कहते हैं कि तरीका फॉलो करना। देखो बहुत अच्छा तरीका है ये। देखो अब यहाँ पे देखो, बाय दिस टाइम पीजेंट्स एक्टिविटी चेंज फ्रॉम मास मीटिंग प्रोटेस्टिंग टू द लूटिंग ऑफ द बाजार्स, हाउसेज, ग्रेनरीज एंड क्लासेस विद द पुलिस। बताओ इस समय तो पीजेंट तो बहुत खतरनाक हो, मास मीटिंग से लेके बाबू होता है ना कि जहाँ पे आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो, पहले सुनो, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आए कि लड़े लेंगे, बाद में पागल हो जाएंगे लोग सब, ताकि ब्रिटिश की वजह से, ये पुलिस की वजह से लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे ये लोग सब। वही हुआ कि शुरू में तो मास मीटिंग चला ये लोग का, बाद में देखो बाजार को लूट रहा है ना, हाउसेज को वो कर रहा, लूट रहा है, ग्रेनेडीज को जहाँ जहाँ है पुलिस से फिर लड़ रहा है, ये सब चीज़। और इस तरह का तुमको सेंटर रायबरेली में, फैजाबाद में और सुल्तानपुर में देखने को मिला। सब यूपी का जगह है ये, उत्तर प्रदेश का, ये अलग अलग जगह का नाम है। तो यहाँ पे पूरा नॉन वायलेंट हो गया, सॉरी वायलेंट हो गया। पहले नॉन वायलेंट चल रहा था, वायलेंट हो गया, झगड़ा हो रहा है। पहले कहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट था ना, देखो उसके बाद क्या हुआ। हाँ, मूवमेंट डिक्लाइन पार्सली ड्यू टू द गवर्नमेंट रिप्रेशन। सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के बहाने तो आएगी सप्रेस करने के लिए, तो सरकार ने सप्रेस कर दिया। मगर सरकार को सोचना पड़ेगा ना, सरकार देखो अपना एक्ट लेके आई है, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रेंट वैसा नहीं लिया जाएगा, अब बेदखली वाला लैंड का सिस्टम वैसा नहीं होगा। झुकना पड़ा ना ब्रिटिश को। बाबू ब्रिटिश यदि लॉ लेके आ रहा है, कभी ब्रिटिश इंडिया के हक में कभी भी लॉ लेके नहीं आएगा। यदि लॉ लेके आ रहा है मतलब ब्रिटिश झुक गया। हमने देखा है सबका रिजल्ट, चाहे वायलेंट मूवमेंट हो चाहे नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, ब्रिटिश क्या कर रहा है लास्ट में, कुछ एक्ट लेके आके वो थोड़ा सा राहत दे रहा है पीजेंट्स को। हाँ, यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, बिल्कुल मैं इसी का बात कर रहा था, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या सभा, बिल्कुल देख रहे हो ना। अब तो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेगी किसान का, उसी को बोलते हैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या किसान सभा। बात समझो, किसान मैनिफेस्टो इशू बनाया गया, वॉज इश्यूड एंड पीरियडिकल अंडर द इंदुलुक याग्निक स्टार्टेड। यानी कि जो तुम्हारा उस समय का जो एक कह सकते हो जर्नल स्टार्ट हुआ था, न्यूज़पेपर सब स्टार्ट हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये। और जब बहुत बड़ा ये तुम्हारा जो इंदुलक क्या है, इंदुलाल याग्निक, ये जर्नल है, जर्नल समझते हो ना, पत्रिका है, ये मैगजीन है, यहाँ पे इशू उठाया जा रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा पीजेंट्स का मैनिफेस्टो इशू किया जा रहा है कि देखो पीजेंट्स के लिए ये होना चाहिए, पीजेंट्स के लिए ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी लोग इलेक्शन के टाइम में करते हैं ना मैनिफेस्टो अपना जारी, बिल्कुल मैगजीन में ये सब छप रहा है स्टूडेंट। देखो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस एंड कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड देयर सेशन इन फैजपुर इन 1936। देखो कितना गजब बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी अपना मीटिंग चल रहा है, एनुअल मीटिंग, और साथ साथ इस सभा का भी चल रहा है। इसका मतलब किसान का मुद्दा को जोड़ दिया अपने अंदर ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सके उसके अंदर। किसान मतलब ह्यूज पॉपुलेशन ना, और जितना लोग जुड़ेगा उतना ही मूवमेंट बड़ा होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को चाहिए इस तरह का सपोर्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देखो दिमाग लगाया ना, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और उसमें जब इस जगह पे 1936 में जब यहाँ पे सेशन हुआ फैजपुर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो एट द सेम टाइम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का भी सभा हुआ वहाँ पे, वहाँ मीटिंग हुआ उसका भी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो जो भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, बचाओ बच्चे लोग, जब इलेक्शन में तुम लोग जानोगे आने वाले समय में इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वही एक्ट जिसका बहुत सारा अंश अभी संविधान में भी है हमारा। कंकरेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और यूनियन लिस्ट देखते हो ना अभी 7 शेड्यूल में, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। अभी भी भारत का संविधान का 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। अब समझो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में लागू हो गया था,
और उसमें क्या था कि इलेक्शन होगा, तो अब कांग्रेस लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो जब कांग्रेस लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो किसान का वो मुद्दा उठाएंगे अपना मैनिफेस्टो में। आया समझ में? तो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये। देखो हाँ, 1937 और 7 पीजेंट्स मूवमेंट एंड एक्टिविटी ऑन द कांग्रेस प्रोविंशियल रूल वॉज एट पीक। बताओ 1937 और 39 में तो पीक पे था ये मूवमेंट सब। कांग्रेस बहुत उठा दिया इस मामले को पीजेंट्स का। हाँ, पीजेंट्स वर मोबिलाइज थ्रू किसान कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, कैंपेन्स, डिमांड्स वर एड एंड रेजोल्यूशन पास। बताओ मीटिंग्स, किसान का मीटिंग हो रहा था, डिमांड मांगा, डिमांड हो रहा था, रेजोल्यूशन पास हो रहा था, डिमांड का पूरा किया जा रहा था। कहने का मतलब 1937 और 39 ऐसा एक पीरियड है जहाँ पे पीजेंट्स रिवोल्ट, पीजेंट्स मूवमेंट तुमको पिक पे दिखेगा, क्योंकि पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन था वहाँ पे। और जानते हो ना कि जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस बहुत बहुमत में जीत के आई थी। ब्रिटिश ऊपर रहेगा, नीचे पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस रहेगा, मुस्लिम लीग रहेगा, पढ़ोगे आने वाले समय में, समझे? सवाल ये उठता है आखिर कौन बनाया है ये सभा को? ऑल इंडिया किसान सभा किसने बनाया है? तो 1936 में लखनऊ बना था। और देखो प्रेसिडेंट जो थे, देखो स्टूडेंट पूछता है, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा है ये सवाल, स्वामी सजानंद सरस्वती, समझे? और जो एनजी रंगा होंगे वो जनरल सेक्रेटरी होंगे। सेक्रेटरी समझते हो ना, काम करने वाले जो होते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, तो उसके सेक्रेटरी होते हैं ना, फॉरेन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, जयशंकर साहब, उसके अपना एक सेक्रेटरी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी। तो एक सेक्रेटरी होता है ताकि देखने के लिए अच्छे से। तो एनजी रंगा कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे। और स्वामी सजानंद सरस्वती क्या प्रेसिडेंट थे इसके। पूछा जाता है स्टूडेंट ये सवाल। अब देखो, अब यहाँ पे समझो बात को। कम्युनिस्ट, बाबू बीच में बहुत गैप है, गैप को समझना पड़ेगा तुम लोग को। कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट जान रहे हो ना, जिसका आइडियोलॉजी रसिया से मैच करेगा, उस समय का यूएसएसआर से मैच करेगा, लेनिन से मैच करेगा, स्टेलिन से मैच करेगा। जिसका 1970 में बोल्शेविक मूवमेंट हुआ था ना, वहाँ पे जार को ख़त्म कर, जार का सस्ता ख़त्म हो गया रसिया में। आ रहा है बुझने क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा समझ में आ रहा है तुम लोग को? पढ़े हो ना रिसेंट टाइम में बहुत सारा चीज़, सब लिंक करना सीखो विद्यार्थी लोग। ये जो कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट इंडिया में जो पिटाया है आइडियोलॉजी, ये बहुत फ्लिप फ्लॉप किया है, पता है? ऊपर जो आदेश दे, जैसे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखो रसिया क्या चला गया ना, साथ में ब्रिटेन के साथ चला गया रसिया। तो वहाँ बताओ कम्युनिस्ट ने ब्रिटिश का हाथ थाम लिया। जब कम्युनिस्ट यदि ब्रिटिश का हाथ थाम लेगा तो क्या रेपुटेशन होगा उसका? खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए जो व्यवहार रहा है, वो बोलते ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, वो रहा है, वो लगता है, आरोप लगता है कम्युनिस्ट के ऊपर। देखो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रो वार लाइन एडॉप्टेड बाय द कम्युनिस्ट, है ना। कम्युनिस्ट क्या था कि वार करेंगे। हालांकि मैंने कम्युनिस्ट का तुमको पूरा ओवरऑल बताया, तुम लोग आने वाले समय में पढ़ोगे, जब लेफ्टिस्ट मूवमेंट बताया जाएगा तुम लोग को, लास्ट मॉड्यूल है ना लेफ्टिस्ट मूवमेंट एंड रिवोल्ट में, उसमें बताया जाए कैसे कम्युनिस्ट ने अपना आइडियोलॉजी चेंज किया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर। तो यहाँ पे समझो कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में समझो, अभी क्या है कि चूंकि कम्युनिस्ट चाहते थे कि नो, कम्युनिस्ट एक्चुअल में कम्युनिस्ट बना किस लिए बच्चे लोग? जो वर्किंग क्लास के साथ जो शोषण हो रहा था वो शोषण नहीं है, ये है ना। लेफ्ट का मतलब यही नहीं हुआ जी, कैपिटलिस्ट क्लास कभी भी वर्किंग क्लास के ऊपर दबदबा ना करे, हुकूमत ना करे, इसी के लिए बना है कम्युनिस्ट। तो ये लोग कहते थे प्रो वार होना चाहिए, यानी कि लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। और जो कांग्रेस वाले जो लीडर है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो तो पीसफुल तरीके से ब्रिटिश से मांगने वाले हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, समझे। तो ऑल इंडिया किसान सभा भी स्प्लिट हो गया, कुछ कम्युनिस्ट लाइन पे हो गया, कुछ तुम्हारा नॉन कम्युनिस्ट लाइन पे। नॉन कम्युनिस्ट लाइन वाले क्या होंगे? बोलेंगे लड़ाई नहीं करना है, हमें शांति से लेना है। और जो कम्युनिस्ट वाले लोग होंगे वो क्या बोलेंगे कि लड़ाई करके भी हमको पीजेंट्स का हक दिलाना है। अब तुमको ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, अभी तुमको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं सर, कम्युनिस्ट तो पीजेंट्स के लिए लड़ रहा है। मैं तुमको हम बताएंगे फिर बाद में कि कम्युनिस्ट ने कितना आइडियोलॉजी को चेंज किया है। जैसे ऊपर से फरमान आया रसिया से कि ब्रिटेन हमारे साथ है, तो फिर यहाँ पे बताओ इसका फिर रूप ही चेंज हो जाता है। अभी तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मतलब किसान के हित के लिए ये लड़ने के लिए तैयार है, नहीं दिख रहा है तुम लोग क्या? और इसके लिए देखो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस भी तुम्हारा दो भाग में टूट गया, एक कम्युनिस्ट वाला, एक तुम्हारा नॉन कम्युनिस्ट वाला। देखो यहाँ पे समझो, बड़े बड़े जो लीडर थे, सजानंद हो गए, इंदुलाल हो गए, यज्ञिक हो गए, है ना,
और तुम्हारा एंजी रंगा हो गया लेफ्ट द सभा। देखो छोड़ दिए सभा को, समझ पा रहे हो स्टूडेंट? हाँ अच्छा अच्छा, ऊपर जाओ, फिर से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। किसान मैनिफेस्टो वाज इशूड, देखो तो वहाँ पे लिखा है ना, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर में क्या लिखा? किसान मैनिफेस्टो वाज इशूड लिखा गया है। और वहाँ पे एक पीरियोडिकल मतलब क्या कि एक जर्नल छपता था, यही नहीं बोले हैं, मैं गलती से हमने इंदुलाल याग्निक आदमी का नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर कह सकते हो, बहुत बड़े लीडर है, मैंने गलती से मैगजीन का नाम बोल दिया। मैगजीन का नाम नहीं है वो, बात समझ रहे हो ना? वो पीरियोडिकल छापते थे, यानी कि वो अपना सम डेज में वो अपना रिलीज करते थे। वो लीडर का नाम क्या था? इंदुलाल याग्निक थे, ठीक है। गलती से मैंने उसको जर्नल बता दिया, वो जर्नल नहीं है, वो क्या ना, वो लीडर का नाम है, समझ गए ना? हाँ नीचे आ जाओ। तो देखो इसलिए बहुत सारे वेटरन लीडर जो कि स्टार्ट किया था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को, वो गुस्से से छोड़ दिए। जैसे सजानंद ने खुद स्टार्ट किया था, फाउंडिंग फादर थे ना, प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने छोड़ दिया। इंदुलाल याग्निक, देखो इन्होंने ये जर्नल छापते थे ना, ये एंजी रंगा जो जनरल सेक्रेटरी थे, छोड़ दिया इन्होंने, बोला कि इस तरह का नहीं चलेगा यार, क्या फूट है फालतू में, क्या तो बिखर जाएगा। देखो पहले भी कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बिखरा है ना, और उसे कितना नुकसान हुआ है भारत को, तो चाहते थे कि ये ना हो। बट द किसान सभा कंटिन्यू टू वर्क among the people and it did notable work during the famine of 1943। मगर कोई बात नहीं, बड़े बड़े लीडर छोड़ दिए, उसके बाद भी ये जो किसान सभा वो आगे कंटिन्यू किया। स्पेशली जब 1943 में जब बंगाल में फेमिन आया था, अकाल आया था, तो उस समय ये सभा ने बहुत बढ़िया काम किया था। यही देखो इंदुलाल याग्निक है, फोटो देखो इनका, और यही तुम्हारा देखो हाँ जनरल छापते थे ये, समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे हाँ, अब पीजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंसेस, यानी कि अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है। जैसे बिहार का देखो, ये बिहार का है, तो ये बीपीएससी में बहुत पूछता है स्टूडेंट ये चीज़। 1935 में प्रोविंशियल किसान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बना, ठीक है, एडॉप्टेड द एंटी जमींदारी स्लोगन। अब देखो जमींदार को लेके विरोध, हाँ बहुत तगड़ा विरोध होगा। तो ये जो प्रोविंशियल किसान, प्रोविंशियल मतलब क्या कि जगह का, स्टेट का, अपना जो कॉन्फ्रेंस था, ये सभा जो था, उसने अडॉप्ट किया एंटी जमींदारी स्लोगन, यानी कि जमींदार को निकालो, ये जमींदार ने क्या किया, शोषण किया, बर्बाद कर दिया है। तो इसे क्या होगा बच्चे लोग, इसे क्या होगा? कांग्रेस के अंदर जो मेंबर है वो खुद जमींदार लोग सब, समझ लो बात को नहीं? ये बोले थे ना तुम लोग को पहले, हम बताए हैं तुम लोग कई बार। जब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तो पीजेंट का इशू जल्दी लेता नहीं था ये लोग। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर खुद जमींदार लोग लीडर था। जब लीडर खुद जमींदार हो तो तुमको लगता है पीजेंट का इशू लेगा ये लोग? और अभी भी कांग्रेस में अच्छा खासा जमींदार लोग लीडर है, तो क्या लगता है तुमको क्या होगा इसका? देखो द प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप्ड ए रिफ्ट विद द कांग्रेस। देख रहे हो ना, कांग्रेस और ये सभा के बीच में जो बिहार में है, वो बीच में तुम्हारा दरार पड़ना शुरू हो गया, रिफ्ट होना शुरू हो गया। किस इशू को लेके? ये बक्सत लैंड के ऊपर, ये बक्सत लैंड को लेके हुआ। क्या होता है बक्सत लैंड स्टूडेंट? देखो जमींदार लोग क्या करता था, फार्मर्स का लैंड ले लेता था, बेदखली लैंड, उसी को बोलते हैं बक्सत लैंड। तो जब मांग उठा कि ये बक्सत लैंड को लौटाया जाए, पीजेंट्स को लेके, पीजेंट्स को दे दिया जाए, वापस दे दिया जाए, ये क्या है, बेदखल कर दिया गया है। बक्सत लैंड मतलब वही बेदखल लैंड ही हुआ, पीजेंट्स का ज़मीन ले लिया जमींदार ने। तो इशू उठा कि इस प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा कि वो ज़मीन सब मिलना चाहिए किसान को जो बेदखल हुआ है उससे। कांग्रेस यहाँ पे वो कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा, हम यहाँ करेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़मींदार को भी लेके चलना है। तो थोड़ा रिफ्ट हो गया, समझे? बिकॉज वही अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू द सभा एंड मूवमेंट। देखो बाद में क्या, वो उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो सभा को पसंद नहीं आया। बाद में देखो अगस्त 1939 को ये जो पिजन एक्टिविटी हुआ था बिहार में, वो ख़त्म हो गया। तो देखो यहाँ पे समझ सकते हो जो बड़े बड़े लीडर, देखो यही सजानंद सरस्वती, वही कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतानंद, पंचनम शर्मा, जामुन करजीती वर द मेन लीडर्स। तो ये सब जो लीडर, सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन लीडर तुमको दिख रहे हैं, सजानंद सरस्वती, वो सबसे मेन लीडर है। उस समय भी थे ना मेन लीडर वो, और यहाँ पे भी है। बिहार में बहुत एक्टिव है ये आदमी। आया समझ में?
तो जो बक्सत लैंड जो है वही बेदखली लैंड है, वो उसको लेके इशू हो गया, और जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो पसंद नहीं आया, और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली ये मूवमेंट भी डाई आउट हो गया। मगर कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं इसने एक विरोध करके दिखाया कि यस, किसान के लिए हम लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ कि प्रेस्टीज ऑफ जमींदार डिक्लाइन आफ्टर देयर डिफीट बाय कांग्रेसमैन इन इलेक्शन। देखो, एंड मैनी एंटी जमींदार मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन। देखो यहाँ आंध्र प्रदेश में वही हो रहा था, एंटी जमींदार मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ही, जैसे यहाँ बंगाल में हो रहा था, बिहार में हो रहा था, तो वहाँ पे भी हो रहा था वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जैसे ही कांग्रेसमैन, इलेक्शन हो गया बच्चे लोग 1937 में, तो नीचे जानते हो कि कांग्रेस बहुमत में जीत के आया। जैसे ही कांग्रेस जीत के आया, देखो जैसे ही कांग्रेस जीत के आया, तो जो जमींदारी वाला जो हक था, जमींदार जो लोग अपने आप को सोचता था कि हम सर्वा सर्वे हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता है, ये पावर घटना शुरू हो गया। 1933 में देखो, इंडियन पीजेंट्स इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप बाय द एंजी रंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्टीट्यूट। एंजी रंगा याद आया तुम लोग को, जो जनरल सेक्रेटरी थे। आफ्टर 1936 कांग्रेस सोशलिस्ट स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द पीजेंट्स एट मैनी प्लेसेस, समर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वर हेल्ड एंड एड्रेस बाय द लीडर्स लाइक पीसी जोशी, अजय घोष एंड आर.डी. भारद्वाज। तो क्या हुआ, 1936 के बाद स्टूडेंट, जो कांग्रेस का अपना ही जो सोशलिस्ट है, अब कांग्रेस के सोशलिस्ट में ये खुद जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, इसमें तुम्हारे क्या नाम है इनका, बहुत फेमस सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे, बताएंगे तुमको। कांग्रेस में भी एक अलग विचारधारा था, कांग्रेस सोशलिस्ट वाले, जिसमें नेहरू जी थे और तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस थे। तो इन्होंने पीजेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे जगह पे देखो अलग से स्कूल सब बन रहा है, पॉलिटिक्स बन रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आके एड्रेस कर रहे हैं कांग्रेस के पीजेंट्स के बारे में। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ, केरला में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ है। देखो फैक्चुअल है, कहानी बता रहे हैं, थोड़ा समझो इस चीज़ को। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ फिर डुप्लीकेशंस होगा उस समय और अच्छा, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है सब चीज़। देख लो, इलेक्शन हो रहा है तो फिर किसान का आवाज़ भी बढ़ रहा है तेज़ी से। केरल में भी क्या हुआ, देखो मालाबार रीजन, मालाबार जानते हो, मोपला डिविलीजन, मोपला, वहाँ पे जो लोग रहते थे, कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग रहते थे, उसको मोपला कहते थे हम लोग, ठीक है, मोपला। द पीजेंट्स वेर मोबिलाइज मेनली बाय द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट। समझ गए, मालाबार रीजन में भी पीजेंट्स लोग आए थे कांग्रेस के वजह से ही। वहाँ पे देखो कर्षक संगम्स, यानी कि पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनाया गया। देखो जितने भी पीजेंट थे उसी को बोलते हैं जाट सब। ये लोग ग्रुप होके गए वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के पास, ज़मींदार के पास, अब बोला कि जितना भी हमारा डिमांड है पूरा करो। देखो इसका मतलब जब किसान सब एक साथ जुट के जाए तब तो ज़मींदार को भी घुटना टेकना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो ये जो कैंपेन इतना खतरनाक हुआ था स्टूडेंट कि इसके लिए मालाबार टेनेंसी एक्ट आया 1929 में, समझे ना। तो उसे फ़ायदा हुआ है, जो लोग वहाँ पे कम्युनिटी जो मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम लोग रहते थे वहाँ पे, मुस्लिम ज़मींदार, मुस्लिम पीजेंट्स थे, उनका फ़ायदा हुआ। पंजाब में देखो क्या हुआ, पंजाब नौजवान भारत सभा, याद है नौजवान, ये भारत सभा कौन बनाए थे, भूल गए तुम लोग, भगत सिंह, नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा से रिलेटेड थे वो। कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस, अकाली, सब पीजेंट्स के लिए लड़ रहे थे। देखो बाद में देखो यहाँ पे पंजाब किसान कमेटी बना 1937 में। मेन टारगेट क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स है तुम्हारा वहाँ का, है ना, उसको करना, टारगेट करना। इमीडिएट इश्यूज टेकन अप बाय द टेकन अप वर्ड्स रिसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज इन वाटर रेट्स। जो भी आप पानी सिंचाई के लिए दाम बढ़ाए हो, जो भी आप लैंड रेवेन्यू का दाम बढ़ाए, देखो याद करो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कौन सा चल रहा था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, बताओ तो, मालवाड़ी कि रोतवारी? हाँ तो मालवाड़ी था ना इस तरफ। हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब वाला रीजन सेंट्रल इंडिया में कौन सा था, मालवाड़ी सिस्टम था, नीचे रोतवाड़ी था, और ईस्ट में क्या था तुम्हारा, हाँ जमींदारी। हाँ बिल्कुल वही सिस्टम है वो। मेन टारगेट्स वर द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द वेस्ट पंजाब हु डोमिनेट द यूनियनिस्ट पार्ट मिनिस्ट्री। अब देखो यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री, क्योंकि अभी हो चुका है इलेक्शन, 1937 में इलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे यूनियनिस्ट का सरकार बना है। उसमें जो जमींदार सब लोग थे उसको टारगेट करना और उसको बोलना कि इतना शोषण ठीक नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ये बहुत सारा इलेक्शन से जुड़ा हुआ चीज़ है, पैरेलल घटना घट रहा है। देखो बच्चे लोग समझो, जब इलेक्शन हुआ 1937 के आसपास तो कांग्रेस बहुमत में जीत के आया। मैं पंजाब वाला जो रीजन में यूनियनिस्ट पार्टी जीत के आए थे, उसमें कांग्रेस का भी था, मगर वहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थे सबसे हेड,
तो उसी को बोला उसी का जो ज़मींदार है उसको टारगेट करना। द पीजेंट्स एक्टिविटी इन पंजाब और स्पेशली देखो कहाँ कहाँ है, जलंधर में है, अमृतसर में, होशियारपुर में है ना, शेखपुरा में, ये सब तुम्हारा पंजाब वाला रीजन है। तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा पंजाब पीजेंट्स का एक्टिविटी सब हुआ था। अब तुम खुद देख लो, बंगाल में भी बर्धमान और 24 परगना में, असम में, सुरमा वैली में, उड़ीसा में, यहाँ पे भी पीजन एक्टिविटी चला है। तो कहने का मतलब भारत के अलग अलग कोना में पीजेंट्स रिवोल्ट चल रहा है अपने अपने हिसाब से। समझ रहे हो ना बात को? तो पंजाब जो पूछेगा तो बता देना स्टूडेंट। अब देखो ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक, एका मूवमेंट और यूनिटी मूवमेंट। ये क्या है समझो स्टूडेंट, ये समझने वाला चीज़ है, ये बहुत डिफरेंट है। 1921 के अंतिम में आते आते जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कुछ कह सकते हो उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस, अभी कह सकते हैं यूपी का कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हरदोई हो गया, बरेच हो गया, सीतापुर हो गया, हाँ, सभी फार्मर्स एक साथ आ गए, अलग अलग जो पीजेंट्स हैं ना एक साथ आ गए। अब देखो आमतौर पे क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक पीजेंट साथ आता है, मैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का पीजेंट सब साथ में आ गया। और इसने कहा कि जो 50% जो इंक्रीज़ है ये ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा गलत है, इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है। और जो ठेकेदार, वही ज़मींदार लोग जो पैसा उठा रहा था वो ठीक नहीं है। और शेयर रेंट्स, वही एक्स्ट्रा जो रेंट लगा रहा है उसके विरोध में था। इसलिए इस मूवमेंट को यूनिटी मूवमेंट कहते हैं, एका मूवमेंट, वो सब साथ में, सब डिस्ट्रिक्ट साथ में आके लड़ा है। क्या हुआ विद्यार्थी लोग इसमें देखो, तो सिंबॉलिक रिलीजियस सिंबल इन विच द असेंबल पीजेंट्स वोट दैट दे वुड, सब लोग आए और एक साथ शपथ लिए कि पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम। हाँ, जो भी पैसा बनता है वही देंगे, टाइम पे देंगे, है ना। नॉट लीव व्हेन इवेक्टेड, यानी कि छोड़ा जाएगा जब निकाला जाएगा ज़मीन से तो नहीं निकलने वाले हैं। फोर्स लेवल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जो क्रिमिनल्स है उसको सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और पंचायत जो डिसीजन लेगा हमारा उसको हम मानेंगे। तो कह सकते हो कि जो वहाँ पे किसान सभा जो कर रहा था यहाँ पे वही हो रहा है। लीडरशिप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एका मूवमेंट या यूनिटी मूवमेंट जो आगे कैरी किया था, वो लीडर जो है, वो लीडर का नाम क्या है, मदारी पासी, जो खुद लो कास्ट से आते थे, ठीक है, और छोटे छोटे ज़मींदार भी हेल्प किए हैं यहाँ पे। तो मदारी पासी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ये तुम्हारा यूनिटी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ, मगर देखो वही बात है, 1 साल के बाद ये मूवमेंट पूरा सप्रेस हो गया। वही ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश पूरा वो कर देगा, आक्रमण कर देगा। मूवमेंट जान ही रहे हो, ब्रिटिश क्रश कर देता है ना, क्रश कर दिया 1 साल बाद ही। हाँ, ये देखो मापिला रिवोल्ट, हाँ मोपला रिवोल्ट भी कहते हैं। ये देखो खतरनाक चीज़ है, ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है। मुद्दा था कुछ और, बन गया कुछ और, पॉलिटिक्स आ गया इसमें, हिंदू मुस्लिम हो गया ये। देखो बच्चा लोग, मापिला कहो या मोपला कहो, समझो मालाबार जो कोस्ट है, कैल का जानते हो ना, मालाबार कोस्ट, वहाँ मुस्लिम सेटलमेंट है, शुरू से मुस्लिम लोग बाहर से आए सेटल हो गए, और ये लोग सब पीजेंट्स थे, इसको मोपला पीजेंट्स कहते हैं, समझ गए ना। अब जो वहाँ पे जो ज़मींदार थे वो हिंदू ज़मींदार थे। बच्चों यहाँ पे देखो, हिंदू ज़मींदार थे। ज़मींदार कौन थे, हिंदू ज़मींदार थे। और ज़मींदार तो हमेशा शोषण ही किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। अब क्या हुआ कि ये जो मोबला जो कम्युनिटी है, जो पीजेंट्स कम्युनिटी है, वो बार बार ज़मींदार को अप्रोच करेगा कि आप ऐसा मत करो। और उस समय गांधी जी लोग भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये 1921 में हुआ। 1921 में गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा है। तो गांधी जी बोले कि चलो बढ़िया है, सपोर्ट कर देते, सपोर्ट कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम हो गया ये, क्योंकि आखिर जो ज़मींदार है वो हिंदू है और पीजेंट्स क्या है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो गया। जैसे ये हुआ तो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ ही चल रहा था, वो मूवमेंट अलग हो गया इससे, क्योंकि यदि वो मूवमेंट इसके साथ रहेगा तो फिर ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी खराब हो जाएगा। ये इशू है। तो कहाँ स्टार्ट हुआ ये ऑपरेशन के खिलाफ, कहाँ हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया ये देखो। तो जो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर और नॉन कॉपरेशन के जो लीडर जो थे, गांधी जी हो गए, शौकत अली हो गए, है ना, मौलाना आज़ाद साहब हो गए, सब ने मोपिला मिटीज़ के बारे में वो किया, मुद्दा उठाया और बोला कि गलत बात है, एक लेजिस्लेशन होना चाहिए ताकि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन फिक्स हो। मतलब लैंडलॉर्ड ज़मींदार अब बुरा बर्ताव ना करे, बुरी तरीके से उसको वो ना करे, पैसा ना उठाए, टैक्स ना उठाए। तो देखो मोस्टली वही जो मैंने कहा है, मोस्टली हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इसको जेनमिस कहते हैं, और ये दबा कर रखे थे मोपिला टेनेंट्स को, समझे। तो गुस्से में देखो उस समय के जो मुस्लिम लीडर होंगे, अली मेजलियर,
जो अली मेजलियर जो होंगे वो अरेस्ट कर लिए गए। जब लीडर जब अरेस्ट होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा फिर, है ना। फिर गुस्से से पीजेंट्स आया, अटैक कर दिया कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, ट्रेजरी को, अनपॉपुलर जितने भी जमींदार लोग थे सबको अटैक कर दिया, लोग सब गुस्से से। अब उसके बाद ये लोग को लगा कि हिंदू जो है, हिंदू ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हिंदू एक साइड है और मुस्लिम एक साइड हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। समझ रहे हो ना। तो प्रॉब्लम क्या था मुस्लिम लोग को? प्रॉब्लम ये था, देखो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ज़मीन दे रहे हो कितने, कभी भी एविक्शन कर दे रहे हो ज़मीन से, हाई रेंट ले रहे हो, समझे, ऑपरेसिव एक्सेशन हो रहा है, फालतू का पैसा उठाया जा रहा है उससे, तो परेशान थे। देखो क्या हुआ उसके बाद, एंटी गवर्नमेंट बनते बनते, तुम्हारा एंटी लैंडलॉर्ड बनते बनते ये क्या हो गया, कम्युनल ओवरटोन आ गया उसमें। कहाँ सरकार के विरोध में था, कहाँ जमींदार के विरोध में था, ये हिंदू मुस्लिम बन गया। इसलिए जो कम्युनलाइजेशन हुआ, हिंदू मुस्लिम का बात हुआ, इसलिए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने अपने आप को दूर रखना ही सही समझा है। अदरवाइज जो ऊपर मूवमेंट जो चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, वो कमज़ोर हो जाता है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लाए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। देखो बच्चे लोग कहो खिलाफत मूवमेंट क्या, समझ लो, इसमें बहुत सारा गैप है, समझो, कोई बात नहीं है, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखो, बहुत कुछ समझना है इसके बीच में। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए, ठीक है, कि कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिश को, बहुत अच्छा मूवमेंट रहा। और उस समय देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक चला है। टर्की हार गया, टर्की तुम्हारा जर्मनी के साइड में था, टर्की हार गया। टर्की हारने का मतलब जो मुस्लिम का जो खलीफा था वो ख़त्म। टर्की ही पूरा वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर, खलीफा को रिप्रेजेंट करता था। तो जब खलीफा सिस्टम ख़त्म हुआ तो भारत में भी उसका असर पड़ेगा, मुसलमान लोग चिल्लाएगा यहाँ पे, और जो कि ठीक है, खलीफा ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे भी बुरा लगेगा मुस्लिम लोग को, तो खलीफा फिर से रिस्टोर हो, उसी के लिए खिलाफत मूवमेंट चलेगा इंडिया में। तो गांधी जी बहुत चलाक, गांधी जी को क्या लगा कि यदि मासेस को जुटाना है तो खिलाफत इशू को भी ला देते हैं। हालांकि उस समय कांग्रेस ने बहुत मना किया था, बाकी लीडर्स ने, कि मत डालिए, क्योंकि आप मुस्लिम को अपने तरफ खींच रहे हैं खिलाफत इशू से, वो लोग नॉन कॉपरेशन में आना नहीं चाहता, आप खिलाफत इशू करके ला रहे हो, ये ठीक नहीं होगा आने वाले समय में। मैं गांधी जी बोले कोई बात नहीं है, इसका जो भी इशू है वो इशू को भी रखेंगे और अपना भी इशू है, दोनों इशू को साथ कर देंगे ना, तो इससे पॉपुलेशन ज़्यादा उसमें मोबिलाइज हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ रहा है। ये अलग बात है, खिलाफत मूवमेंट डाई आउट हो जाएगा और जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट वो घट जाएंगे बाद में, ऐसा होगा। मगर जब तुम खुद देखो, जब मोपिला रिवोल्ट होगा, वहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ, यदि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यदि सपोर्ट कर जाए तो पूरा इंडिया में क्या मैसेज जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। इसलिए दूर रख दिया, समझ में आया ना, दूर रख दिया। बारडोली सत्याग्रह, देखो यही सत्याग्रह है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अथॉरिटी है स्टूडेंट, मतलब सरकार जो है, जो ब्रिटिश, उसने अचानक 30% इंक्रीज कर दिया टैक्स। तो देखो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को, समझे, और एक बारडोली इंक्वायरी कमेटी बना। अब बारडोली इंक्वायरी कमेटी ने पाया कि ये जो हाइक किया है, 30% जो पैसा बढ़ाया है, वो गलत है, अनजस्टिफाइड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 1926 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया मूवमेंट को, इसको बोलते हैं बारडोली सत्याग्रह। और वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सरदार जी ने कि वहाँ की जो महिला थी उन्होंने टाइटल दिया कि आप सरदार हैं, और वहीं से वो टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वो जुड़ा है। अभी भी हम लोग पटेल जी बोलने में थोड़ा पता नहीं कैसा लगता है, नहीं, हमेशा हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, मतलब इतना, जैसे राजा राम मोहन राय ही बोलते हैं, राम मोहन रॉय नहीं बोलते, राजा राम मोहन राय बोलते हैं। कई लोग के साथ टाइटल इतना सूट कर जाता है, सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह में ही टाइटल मिला था स्टूडेंट। देखो गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए थे, गांधी जी मोरली सपोर्ट किए थे कि हाँ होना चाहिए। जब गांधी जी से पूछने जाता तो गांधी जी बोलते थे हाँ सही है, बारडोली सत्याग्रह सही चल रहा है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले ये सब थे, लीडर सब थे। समझ गए ना स्टूडेंट। तो देखो जब पटेल जी मूवमेंट को लीड किए तो रेजोल्यूशन पास हुआ। जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो बोला है कि नो, जब तक हमारा पीजेंट्स का डिमांड पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हम रेंट नहीं देंगे। मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ। देखो मूवमेंट में क्या था तुम्हारा, कैंप, वर्कर कैंप था, वर्कर कैंप लगाया गया, छावनी जिसको कहते हैं, वहाँ पे लोग आएंगे, बातचीत होगा।
बारडोली सत्याग्रह देखो वहाँ पे पत्रिका छप रहा है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, उसका ओपिनियन को लेने के लिए। जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलेक्चुअल लोग सब हैं, देखो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, सोशल बॉयकॉट हो रहा है। जो अपोज करेगा इस चीज़ को उसका सोशल बॉयकॉट है, उसको मतलब समाज में ही उसको ट्रीट मत करो, सामान वामान बेचना बंद कर दो, डर से आदमी आएगा ही। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, महिलाओं को भी जोड़ो। के.एम. मुंशी एंड लालजी नारायण जी, उन्होंने देखो उस समय मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ का होगा ना लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए वो अपना जो अपना उसका जो उनका जो कैंडिडेचर होता है वो रिजाइन कर दिए कि हम अब असेंबली का मेंबर नहीं रहेंगे। क्यों? हमारे भाई लोग के साथ गलत हो रहा है। तो ब्रिटिश दबाव में आएगा ना। जब देखो लेजिस्लेटर यदि रिजाइन कर दे तो बहुत बड़ी बात, एक मैसेज आएगा ना कि गलत हो रहा है, बारडोली में गलत हो रहा है। देखो बाद में क्या पाया गया, लास्ट में देखो सरकार ने पाया कि ओ यस सच में ही हाइक अनजस्टिफाइड है। हाँ, अब बस तुम्हारा रेंट को कितना लगभग 6% रिवाइव किया गया। कहाँ 30% बोल रहा था, कंप्रोमाइज़ करके 6% में आना पड़ा। तो बहुत बड़ा जीत हुआ कि नहीं हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो हाइक होगा मत 6%, 30% नहीं, 30% तो अनजस्टिफाइड है। तेलंगाना मूवमेंट 1946 टू 1948, देखो ये और बहुत कह सकते हो कि वायलेंट, ये बिगेस्ट पिजन्स का ये गोरिल्ला वारफेयर था। इसमें 3000 विलेजेस और लगभग कह सकते हो 30 लाख पॉपुलेशन शामिल थे इस मूवमेंट में। सोचो क्या था, मैं ये ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं, निज़ाम के अगेंस्ट था। हैदराबाद निज़ाम चल रहा था ना पहले, वहाँ के जो रूलर थे, है ना, तो जो निज़ाम जो कंट्रोल करके रखा था, बताओ सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ नहीं था इन लोग के लिए। जो लैंडलॉर्ड थे वही जिसको देशमुख कहते हैं, जागीरदास कहते हैं, सब पूरा कब्जा के रखा था पीजेंट्स के ऊपर, बहुत हुकूमत करके रखा था। तो देखो व्हेन विलेजर्स पीजेंट्स वाज मर्डर, देखो उसके बाद क्या होगा, जब पीजेंट्स को मारा गया तो विलेज संगम हुआ, सब लोग आए एक साथ में। अब उसके बाद जो लोग आए पागल हो जाएंगे ना, जब किसान का यदि मौत हो उधर के लाठीचार्ज से। और देखो ये बच्चे लोग ये जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं है, ये निज़ाम के ट्रूप्स के अगेंस्ट है। देखो क्या होगा उसका असर, लाठी, चिली पाउडर, स्टोन जो मिला है ना, वो राजाकार के अगेंस्ट फेंका गया, यानी कि निज़ाम ट्रूप्स के अगेंस्ट उससे लड़ा गया है। बाद में भारत आज़ाद हो गया, जानते हो, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो हैदराबाद को कर लिया गया ना अंदर, हैदराबाद को जैसे अंदर कर लिया गया तो जो भी पीजेंट्स वाला जो कंसर्न है वो ख़त्म हो गया अपने आप। समझ पा रहे हो ना? तो तेलंगाना जो मूवमेंट है ये भी बहुत खतरनाक मूवमेंट चला था। देखो ना, निज़ाम का ट्रूप्स का हालत ख़राब कर दिया गया। तेभागा मूवमेंट बताओ 1946 का, तेभागा यानी कि 3 भाग, समझे ना, तेभागा 3 भाग। अब 3 भाग क्या है देखो समझो। तेभागा मूवमेंट तुम्हारा बंगाल रीजन में एक्टिव था, समझे ना, और जो जोटेदार्स थे, वही जो लैंडलॉर्ड्स जोटेदार कहा जाता है, उसके ऑपरेशन से पीजेंट्स लोग, वही शेयर क्रॉपर्स लोग विद्रोह किए थे इस चीज़ को, और ये बंगाल में हुआ था। तो देखो बंगाल रीजन में एक अपना ही जो रिच पीजेंट्स है, कह सकते हो एक्टिंग लाइक ए जमींदार, उसको जोटेदार कहते हैं बंगाल के रीजन में। और ये लोग क्या करते थे, ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, इसके पास जोटेदार के पास बहुत लैंड रहता था और ये लगा देता था तुम्हारा किसान को, अब बहुत टैक्स वसूलता था। देखो तो ड्यूरिंग द अर्ली 19th century ए न्यू क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोटेदार्स इमर्ज इन द बंगाल रीजन। द जोटेदार्स कलेक्टेड ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन रूरल एरियाज। देख रहे हो, जोटेदार बहुत ज़्यादा ज़मीन था इन लोग के पास। इन अदर पार्ट्स ऑफ द बंगाल दे आर नोन एज, हाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम था इसका, किसी जगह पे नाम था मंडल्स, किसी को नाम था गंटीदार, कहीं पे इसका होलादार्स, ठीक है, सब मोर और लेस जमींदारी था, अलग अलग नाम था इसका, समझे ना, जोटेदार्स भी। तो रूरल रीजन में देखो ये देखो बहुत कंट्रोल कर रहा है। देखो जोटेदार एक्साइज मोर कंट्रोल दैन द जमींदार, जो रियल जमींदार था उससे भी ज़्यादा ये कंट्रोल, ये रिच पीजेंट्स है एक्चुअली, मैं जमींदार वाला ही काम कर रहा है। इनफैक्ट जमींदार से भी खतरा ये कंट्रोल करके रखा था, समझे, क्योंकि जमींदार जानते हो कि वो तो रहेगा अर्बन एरियाज में। वही एक तरह से जो सब जमींदार बनाया था ना, सब जमींदार क्या भूमिका अदा कर रहा था, गांव के इलाके में जाके कैप्चर करना, बिल्कुल वही कर रहा था। क्योंकि अधिकतर जो जमींदार था वो कहाँ पे रहता था, शहर में। तो समझो कि जब शहर में उसके एब्सेंस में क्या करेगा, यही अपने जोड़ेदारी जमींदार से भी ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रहा था। देखो तो क्या हुआ, अधिकतर लैंड जोड़ेदार्स के अंदर है, हाँ वहाँ पे बेचारे भागीदार्स मतलब वही
कल्टीवेटर्स काम कर रहे हैं, और उसमें क्या था कि हाफ ऑफ द क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि आधा, जैसे मान लो कि 100 यूनिट हुआ तो 50 यूनिट किसको देना है? जोटेदार्स को देना है। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। यानी कि 100 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 50 क्विंटल अनाज जोटेदार्स को देना है। बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? तो 1947 में क्या हुआ? देखो, भागीदार चैलेंज द प्रिवेल सिस्टम, यानी कि चैलेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा है, इसके लिए लीगल हुआ, उसके लिए मारधार हुआ, बहुत सारा बात हुआ इसमें कि ये गलत बात है, हम हाफ नहीं दे सकते, हम तेभागा देंगे, 1/3 देंगे। दैट इज द तेभागा मूवमेंट। तेभागा मतलब होता है 1/3, यानी कि 33% देंगे, 33% तक ठीक है। देखो समझ गया ना ये? हाँ, अब देखो यहाँ पे दे असर्टेड दैट दे वुड नॉट पे हाफ नहीं देंगे, 1/3 देंगे हम, समझे ना हम? हाँ, इट शुड बी स्टोर्ड इन द गोडाउंस, हाँ गोडाउंस में रखने के लिए दिया जाए, जोटेदार के पास नहीं। शेयर क्रॉपर्स वर इनकरेज बाय द फ्लड, हाँ उस समय एक फ्लड कमीशन आया था स्टूडेंट, जिसने ऑलरेडी ये बात को मुद्दा को रखा था। द मूवमेंट वॉज लेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ ऑल इंडिया किसान सभा इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था, ये बंगाल वाला मूवमेंट को। हाँ, बाद में जानते हो कि भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो ये मामला अपने आप शांत हो गया। क्यों? इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया तो अब जमींदार वाला व्यवस्था ख़त्म करेगा ही। इंडिया काम किया ना, आज़ादी के बाद देखोगे तो इंडिया ने बहुत काम किया है, जमींदारी सिस्टम ख़त्म किया है भारत में। वही देखो लिखा गया है कि बंगाल भागीदार्स टेम्पोररी रेगुलेशन बिल पास हुआ था, मगर ये लैप्स कर गया। लैप्स इसलिए कर गया क्योंकि इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद, समझे ना? तो बाय मार्च 1947 द मूवमेंट स्लोली डिसअपियर ड्यू टू द गवर्नमेंट प्रॉमिस। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, उसके बाद भारत आज़ादी हो गया तो फिर मूवमेंट चला नहीं। ये बता चुका हूँ मैं स्टूडेंट तुम लोग को। तितुर का मूवमेंट याद है? हाँ बता चुका हूँ, देखो ये बहुत ईजी है। नरकेलबेरिया अपराइजिंग जो 1831 में हुआ था जमींदार और ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो जानते हो कि पीजेंट सबको इसने क्या, वही तितु मीर ने क्या था ना ऑर्गेनाइज सबको। इसमें क्या था कि डायरी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा था, उसी के विद्रोह में हुआ था ये, और प्लस ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट हुआ था, समझे ना? बाद में इसको जब मार दिया गया 1831 में तो ख़त्म हो गया, बट बाद में ये रिवोल्ट वहाँ भी मूवमेंट के साथ इंगेज हो गया था, उसके साथ मर्ज कर गया था। हाँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब हम लोग किए थे ना उसका रिवोल्ट किए थे तो उसमें इसका चर्चा किए थे। ये भी देखो सेम, हाजी शरीतुल्लाह, इसके बारे में बताए थे ना। इसके जो बेटे थे दुदू मियाँ ने एग्रीकल्चर इश्यूज उठाया था, है ना? तो ये तुम्हारा अब फाइनली 1862 में जैसे ही दुदू मियाँ मरा, ये रिवोल्ट भी कम पड़ गया, ख़त्म हो गया। चलो आगे बढ़ो, मैं बता चुका इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ उसका, आगे बढ़ो। हाँ, पागलपंथी क्या है? इसमें देखो हिंदुइज्म है, सूफीज़म है और तुम्हारा एनिमिज़म है। एनिमिज़म का मतलब क्या होता है? जो भी जिसके पास आत्मा हो, यानी कि हर आदमी शामिल है इसमें, समझे ना? ये तुम्हारा बंगाल में हुआ था 19th सेंचुरी के आसपास, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, वही 1810 के आसपास का हो गया। इसमें देखो कौन से लोग शामिल थे? करम शाह और उसके जो बेटे हैं टीपू शाह, ठीक है, वो लीड किए थे इसको। और मेन वही था, जमींदार जिस हिसाब से टैक्स लगाता था, ब्रिटिश जिस हिसाब से टैक्स, उसी के अगेंस्ट था ये। बाद में वही टीपू शाह जब 1852 में मरा तो, है ना, मतलब मामला कम हो गया, मगर रेजिस्टेंस फिर भी बरकरार था, मगर ये मूवमेंट बहुत लंबा नहीं चल पाया। 1852 में मोर और लेस खत्म हो गया। देखो 1857 में भी पीजेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जान रहे हो ना तुम लोग? बिल्कुल, जो पढ़ोगे फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी देखो ब्रिटिश देखो जमींदार से और मनी लैंडर का साइड आ गया। एक साइड हो गया तुम्हारा पीजेंट्स कहाँ जाएगा? पीजेंट्स म्यूटिनी में हेल्प कर देगा। जो रिवोल्ट शुरू किया आर्मी लोग ने तो उसको सपोर्ट करेगा पीजेंट्स, क्योंकि ज़मींदार एक तरफ है, एक तरफ ब्रिटिश है, शोषण हो रहा है तो उस तरफ जाएगा। अब में देखो वही बोला गया, देखो लैंड वॉज रिस्टोर्ड टू द तालुकदार्स एंड दे वर गिवन रेवेन्यू एंड अदर पावर एज वेल। पीजेंट्स कुड नॉट अवेल, पीजेंट्स को मिल ही नहीं रहा था। पीजेंट्स को कुछ भी अधिकार नहीं है बाबू। ब्रिटिश ने इतना लॉ बना दिया, देखो है जो 1857 में जो पीजेंट्स जो पार्टिसिपेट किया था इसको लेके, हाँ जो पार्टिसिपेट किया था, गुस्से से ब्रिटिश ने क्या किया, एडिशनल सेस लगा दिया उसके ऊपर और पार्टिसिपेट करो तुम। देखो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश को लगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आएगा तो ब्रिटिश रूल नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अब पीजेंट्स ने चूंकि सपोर्ट किया है 1857 को तो उसके ऊपर तो होगा ही कार्रवाई, एडिशनल सेस 4 सब लगा दिया। दूसरी बात है कि हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान आए थे ना, उसको अलग से दिया गया ना। पहले का भाषण क्या था, बाद का भाषण कैसे चेंज हुआ उनका, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बिल्कुल। बस चलो ये चीज़ तुम लोग
गांधी जी का मूवमेंट में पढ़ोगे, अभी मैं तुमको ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ डिटेल में पढ़ोगे, अभी हल्का ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वही जो तुम लोग को बताए थे उस समय, पहले इंडिगो चल रहा था भारत में, है ना, नील खेती जिसको बोलते हैं। जैसे जर्मन सिंथेटिक डाइस आया तो इसका वैल्यू कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो तीन खटिया सिस्टम है स्टूडेंट, तीन खटिया सिस्टम जानते हो ना, कि लैंड को 20 भाग में डिवाइड करो और उसमें 3 भाग में कम से कम इंडिगो कल्टीवेशन होना चाहिए। लैंड को 20 भाग में डिवाइड करो और 3 भाग में कम से कम इंडिगो कल्टीवेट होना चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा है तुम लोग को, इंडिगो कल्टीवेट करने का मतलब है कि ज़मीन आपका बंजर हो जाएगा। तो अब यूरोपियन प्लांटर्स को पता चल गया कि अब इंडिगो भारत से खरीद के ले जाएंगे तो नहीं बिकने वाला है। क्यों? क्योंकि जर्मन का सिंथेटिक वो आ चुका है, सिंथेटिक डाइज आ चुका है, तो उसका मार्केट बड़ा है और इंडिगो से कई गुना ज़्यादा बेटर है। तो क्या करेगा ये लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हाई रेंट मांगेगा, इससे वही ज़मीन पे अलग से ड्यूज़ मांगेगा और बोलेगा कि जो भी सामान तुम बनाए हो, जो भी किए हो, वो फिक्स प्राइस पे बेचो। क्योंकि पहले देखो किसान लोग को क्या होता था कि किसान लोग को भी पैसा अच्छा मिलता था इंडिगो में, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था ऊपर। अब डिमांड कम हो गया तो अब तो घाटे में आ गए इंडिगो प्लांटर सब। करे तो करे क्या, तो एक्स्ट्रा चार्ज उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जिस दाम में बोलेंगे बेचने के लिए उस दाम में तुम बेचोगे। अब पहले जैसा नहीं देंगे पैसा तुमको, तो किसान को तो नुकसान हो जाएगा। किसान ने क्या किया, अपना जो इतना बेस्ट लैंड है उसमें 3 पार्ट तो इंडिगो ही लगाया, और 3 पार्ट लगाने का मतलब क्या, वो ज़मीन बंजर भी हो जाएगा उसका। तो देखो विद्यार्थी लोग, तो उस समय जो राजकुमार शुक्ला इस चंपारण, ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि आइए देखिए यहाँ पे 3 कटिया सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम है ना, पीजेंट्स का बहुत शोषण करके रखा है ये लोग, तो चंपारण आए। और उस समय और भी राजेंद्र प्रसाद देखो, महादेव देसाई देखो, नरहरि परेख देखो, जेपी कृपलानी और भी लीडर सब वहाँ पे असेंबल हुए थे। तो गांधी जी देखो ये सब, अभी गांधी जी लोकल लीडर है, अब यहाँ से वो नेशनल हीरो बनने वाले हैं। चंपारण जीवन में गांधी जी के जीवन में सबसे बड़ा मोमेंट है वो, वहीं से कौन गांधी जी है पहचाना पूरा भारत ने। तो गांधी जी जैसे चंपारण गए, गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा कि ये देने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटी ने कहा कि आप जगह को छोड़ो, हटो, वहाँ से हट जाओ। गांधी जी बोले नहीं हटेंगे। गांधी जी बोलेंगे हम नहीं हटेंगे, मतलब डिफाई द ऑर्डर, बोलेंगे हम नहीं हटने वाले यहाँ से। तो कहने का मतलब गांधी जी जो पैसिव रेजिस्टेंस जो पहला जो शुरुआत किए थे वो चंपारण से ही शुरुआत किए थे। इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस, जो सरकार बोलेगा उस बात को हम नहीं मानेंगे। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कहोगे वो चंपारण सत्याग्रह ही है, जहाँ गांधी जी ने ब्रिटिश का ऑर्डर को ठुकरा दिया, बोला हम नहीं जाने वाले, हम यहीं रहने वाले हैं। तुम 3 कटिया करके क्या रखा है, गलत है, ये गलत हो रहा है इसके साथ। मगर गांधी जी देखो, गांधी जी कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव करते थे। गांधी जी है लंबे रेस के घोड़ा। गांधी जी को पता है कि ब्रिटिश के पूरा अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो देखो दिमाग लगाया गांधी जी ने। देखो गांधी जी बोले ना हम लेटर, देखो बाद में क्या कि अथॉरिटी को ही हटना पड़ा। गांधी जी को कोई गिरफ्तार नहीं किया वहाँ पे। देखो यदि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते तो गांधी जी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते, इसलिए गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया। अथॉरिटी पुलिस शासन पीछे चला गया। उसके बाद देखो एक कमीशन बना, कमीशन में खुद गांधी जी मेंबर थे। बताओ, गांधी जी को खुद मेंबर बनाना पड़ा कमीशन में, समझे। और गांधी जी ने देखो कन्विंस कर दिया कि ये जो 3 कटिया सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए, गलत है, ब्रिटिश का ये गलत है, यूरोपियन प्लांटर्स का ये गलत सिस्टम है। और दूसरी बात है कि जो ड्यूज़ मांगा ना, बहुत सारा ड्यूज़ ले लिया ना, तभी तो शुक्ला जी ने बुलाया था। तो अब किसान बोल रहा था कि हमारा जो 100 रुपया लिया है वो 100 का 100 लौटाए। इलीगल जो ड्यूज़ ले चुका है, जो अलग से जो पैसा ड्यूज़ लिया है, हम लोग से अलग से पैसा जो उठाया है गलत तरीके से प्लांटर्स ने, वो 100 रुपये का 100 रुपये दो। मगर गांधी जी बोले कंप्रोमाइज़ कर लो। तो गांधी जी क्या बोले, कंप्रोमाइज, ही अग्री फॉर ओनली 25% मनी टेकन टू बी कंपनसेट, यानी जो भी पैसा लिया है यूरोपियन प्लांटर्स ने 25 रुपया कंपनसेट होगा। 100 रुपया ले तो 25 रुपया यूरोपियन पीजेंट्स को देगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का जीत है। कम से कम यूरोपियन के जेब से पैसा तो निकाल लिए ना। किसान को कुछ मिलने वाला तो था नहीं। किसान को 25% कंपनसेशन भी मिल गया, जो इलीगल ड्यूज़ ले गया था किसान का, और 25% भी मिल गया। और दूसरी बात है 3 कटिया सिस्टम एबोलिश भी हो गया, तो फायदा तो हुआ है किसान का। और दूसरी बात है कि गांधी जी ने बीच का रास्ता चुना, ना ही 100% कंपनसेशन के लिए बोले गांधी जी। 100% कंपनसेशन के लिए गांधी जी नहीं बोले, क्योंकि अब 100% बोलोगे तो अब कुछ नहीं देने वाला है वो।
समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है बच्चे लोग, पूरा अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, समझे ना। जो लोकल इंडिगो प्लांटर थे वही राजकुमार शुक्ला उनको बुलाए थे और गांधी जी वहाँ पे आए, जो भी बताया ना सब चीज़ एग्जैक्टली लिखा गया वहाँ पे, पढ़ लोगे, समझ गए ना। आगे देखो, हाँ इसमें देखो और भी चंपारण में ये सब यूपीएससी में पूछा आता, देखो और भी बहुत सारे लीडर सब थे। आउटकम क्या हुआ मैं बता दिया तुम लोग को, 3 घड़िया सिस्टम खत्म हो गया है ना, और 25% कंपनसेट भी हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट कि ये गांधी जी का पहला बैटल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भारत में, समझे। आगे देखो खेड़ा सत्याग्रह, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह देखो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, एक रेवेन्यू कोड किया था, उसमें कहा गया था कि यदि 25% जैसे मान लो कि 100 यूनिट प्रोडक्शन होना है, अब 100 यूनिट प्रोडक्शन नहीं हुआ, अब 25% से कम हुआ, यानी कि 25 यूनिट से कम हुआ, तो उस केस में ब्रिटिश माफ़ कर देगा टैक्स। मगर क्या हुआ यहाँ पे, 25% से कम प्रोड्यूस हुआ मगर ब्रिटिश माफ़ नहीं किया। तो फिर गांधी जी आए लड़ने के लिए यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में। देखो क्रॉप फेल हुआ, मगर जो रेवेन्यू कोड के हिसाब से जो बोला गया था कि फार्मर का यदि 25% से कम प्रोडक्शन होता है तो रिमिशन मिलेगा, माफ़ी हो जाएगा, मगर माफ़ी नहीं दिया ये लोग। हाँ गवर्नमेंट डिमांड किया टैक्स लाओ, नहीं तो तुम्हारा हम प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, टैक्स नहीं देगा तो। गांधी जी को गुस्सा आया कि बताओ रेवेन्यू कोड में पास बोला है कि 25% से कम प्रोडक्शन होगा तो पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है, और अभी बताओ 25% से कम हुआ है और फिर भी ब्रिटिश मांग रहा है कि उसको चाहिए टैक्स, और टैक्स नहीं देगा तो उसका ज़मीन ले लिया जाएगा, प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा। तो गांधी जी बोले कि नहीं पे करने की ज़रूरत है तुम लोग को। तो ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन हुआ, कॉपरेट करने की ज़रूरत नहीं है ब्रिटिश को। तो फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण शुरू किए और फर्स्ट नॉन कॉपरेशन यहाँ शुरू किए हैं। ये शुरुआत है गांधी जी का, ये शुरुआती पीरियड है ये, समझे। देखो उस समय गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी कि गांधी जी बोल रहे थे, मगर जो मेन लीडर जो थे, जो रियल लीडर जो रोल प्ले किए वो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वही नरहरि परेख थे, रविशंकर व्यास थे और मोहनलाल पांड्या थे, ये सब लीडर थे। देखो पिजन्स क्या किया, रिवोल्ट ऑर्गेनाइज कर दिया और बोला कि यदि किसी भी किसान का ज़मीन यदि ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती लिया है और उसको कोई बेच रहा है, अब कोई भी खरीद ले तो उसको सोशल बॉयकॉट होगा, डर से खरीदेगा ही नहीं। जैसे मान लो बाद में ना बुद्धि खुलेगा अभी किसान का, इसका ब्रिटिश का, गांधी जी प्रेशर डालेंगे। सुनो यहाँ पे ज़बरदस्ती यदि जब ब्रिटिश लैंड ले रहा है तो ब्रिटिश लैंड प्रॉपर्टी जब ले रहा है, लैंड ले रहा है तो ब्रिटिश रखेगा तो नहीं, उसको ऑक्शन करके बेच देगा। जो आदमी खरीदेगा इंडियंस लोग उसको बॉयकॉट करो। तो वही सोशली ऑस्ट्रेच दोस हु केम टू बाय प्रॉपर्टी, डर से खरीदेगा ये प्रॉपर्टी किसान का, डर से नहीं खरीदेगा। हाँ सीज पिजन्स प्रॉपर्टी लैंड, हाँ देखो यहाँ पे देखो ह्यूज सपोर्ट टू पिजन्स, देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, टैक्स 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ओवरऑल डिडक्शन कर दिया गया, और जितने भी ज़मीन लिया था ज़बरदस्ती सब लौटा दिया गया। जीत हुआ ना, ये तो गजब का जीत हुआ है, समझे। ये खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में खेड़ा जगह, तो समझे बच्चे लोग, ये जो भी बोले हैं वही सब चीज़ है वहाँ पे, बिल्कुल वही सब चीज़ लिखा गया है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आउटकम क्या हुआ वो भी वहाँ पे लिखा गया, एग्जैक्टली जो भी है सब मैंने बता दिया तुम लोग को। समझ गए ना ये चीज़। लास्ट देखो नेचर ऑफ पिजन मूवमेंट आफ्टर 1857। तो 1857 के बाद जो भी हम लोग देखे हैं, चाहे पाबरा रेबिलियन हो, चाहे इंडिगो रिवोल्ट हो, चाहे ये चंपारण हो, चाहे बॉर्डोली हो, चाहे खेड़ा हो, देखे ना दुनिया भर का हम लोग, कैलमा भी देखे, हाँ उसका मोपीला का देखे थे। देखो पिजन एक मेन फोर्स के रूप में आया है, ठीक है, डायरेक्टली अपना डिमांड रख रहा है, नंबर 1, ये खास बात है, ठीक है। द डिमांड्स वेर कंसर्न सेंटर्ड ऑलमोस्ट होली ऑन इकोनॉमिक इशू, मेन तो इकोनॉमिक इशू था, रेंट वाला चीज़। स्ट्रगल्स वे डायरेक्टेड टुवर्ड द स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कि स्पेसिफिक बात था, क्या स्पेसिफिक बात था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश ज़्यादा ले रहा है, जमींदार का प्रॉब्लम है, रोतवार का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ था उसमें। हाँ इमीडिएट जो एनिमीज है पिजेंट्स का, वही वो फॉरेन यूरोपियन प्लांटर तो था ही, साथ में भारत का जमींदार भी तो था, भारत का साहूकार भी तो था, गुजराती और मारवाड़ी भी तो था, जो बताए थे ना उस समय जो हुआ था, रेबिलियन जो हुआ था, जो यहाँ पे तेभागा में, जो तेभागा बोले नीचे जो मूवमेंट हुआ था उसमें,
जो महाराष्ट्र से जो लोग गए थे ना वहाँ पे जमींदार वो बन के, मनी लैंडर बन के, तो उसके अगेंस्ट, यानी कि इंडियंस के अगेंस्ट भी था, जमींदार के अगेंस्ट भी था ये मैटर। कॉलोनिज्म वॉज नॉट द टारगेट। इसके मूवमेंट में कॉलोनी को हटाने का बात नहीं था, बस पिजन के कॉज के लिए लड़ा गया था बैटल ये, समझे ना। हाँ, ये एक्चुअली था कि जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म करने का बात था। हाँ, ये अलग बात है कि टेरिटोरियल रीच ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ बंगाल में हो रहा है, कुछ साउथ इंडिया में हो रहा है, पॉकेट्स में हो रहा है, कंटिन्यूस बेल्ट में नहीं हो रहा है। यदि यही चीज़ कंटिन्यूस बेल्ट में होता तो इसका इम्पैक्ट बड़ा होता। हाँ, कंटिन्यूटी भी नहीं है, हम जानते हैं, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि पिजन को लीगल बैटल लड़ना भी आ गया, लीगल राइट्स क्या वो भी पिजन समझ लिया, थैंक्स टू द इंटेलेक्चुअल्स। बड़े बड़े जो हमारे पढ़े लिखे आदमी सब है, बंगाल का, महाराष्ट्र का, उन्होंने सपोर्ट किया था ना लीगल बैटल लड़ने में। तो हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट। निगेटिव एस्पेक्ट देखो स्टूडेंट, कि अभी भी पिजेंट्स लोग नहीं समझ पाएंगे कॉलोनिज्म होता क्या है, इतना लड़ने के बाद भी कहाँ ब्रिटिश गया, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया इन लोगों को कॉलोनिज्म होता क्या है। 19th सेंचुरी में देखो पिजन डिड नॉट पोजेस अ न्यू, नया आइडियोलॉजी नहीं था ये लोग, पुराना है वही सोच, वही सेम कॉन्सेप्ट। स्ट्रगल हुआ मानते हैं, मिलिटेंट भी हुआ, नॉन वायलेंट वायलेंट वाला भी हुआ है, मगर उसमें जो एक होना चाहिए था, एक जो पॉजिटिव कॉन्सेप्शन होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव नया चीज़ सिस्टम क्रिएट करने का, वो सब चीज़ नहीं था। यानी कहो कि विज़न का कमी था उसमें। हाँ ठीक है, विज़न का कमी था, भले ही कॉलोनियलिज्म नहीं समझा, इंपेरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा, भले ही लिमिटेड एरिया पे हुआ है ये, भले ही मूवमेंट लंबा समय तक नहीं चला, मगर उसके बाद भी पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हुआ है। कम से कम भारत जब आज़ाद हुआ तो पहला तो प्रायोरिटी होगा कि ज़मींदारी राइट्स ख़त्म करो। तो इसे कम से कम भारत जब आज़ाद होगा तब तो पीजेंट्स को राहत मिलेगा। तो भूमिका तैयार तो हुआ, बहुत बड़ा इकोसिस्टम, बहुत बड़ा है ना व्यवस्था क्रिएट हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी होना ही चाहिए आज़ादी के बाद। और ये जो लैंडेड क्लास है, ज़मींदार क्लास, इसका पावर ख़त्म होना चाहिए। इसका पावर ख़त्म होगा तभी एग्रीगेशन स्ट्रक्चर बन पाएगा, तभी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ठीक से चल पाएगा, समझे। हाँ, दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, द नेचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सिमिलर इन डाइवर्स एरियाज। तो बोला कि इसका जो आइडियोलॉजी वही सब लोग जुड़े तो नेशनलिज्म सब आखिर सब एक ही छत्र के नीचे आए कि नहीं आए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही सब जुड़े हैं। और हम जानते हैं कि कांग्रेस कितना बढ़िया से काम किया है इस पर। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट भी देखे थे हम लोग, जैसे नेहरू जी देखे हम लोग, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल देखो कितना अच्छा किसान का इशू उठाए हैं। कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में पिजन मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पिजन का मतलब होता है बहुत लोग, मासेस, समझे। कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट। यस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंप्लीटेड, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कंप्लीटेड, पिजन्स मूवमेंट कंप्लीटेड, है ना, ट्राइबल मूवमेंट कंप्लीटेड। अब बचा है दो चीज़, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड लेफ्टिस्ट एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट्स। समझ गए ना, कंप्लीटेड।